सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव मॉक टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। तो इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मॉक टेस्ट है इसकी सीरीज़ हमने शुरू की है। तो इससे पहले हमने एक मॉक टेस्ट लगाया था जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसी क्रम में हम इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए, है ना, कंटिन्यू रखते हुए अ, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो लाइव टेस्ट इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और हाँ भाई, इसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ कल आपको एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल में शुरू किया था हमने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, और उसके बाद फिर 2-3 दिन बीच में गैप आ गया। 2-3 दिन क्या, एक हफ्ता हो गया आई थिंक, गैप आ गया। नहीं कर पाए चीज़ों को, थोड़ा ऐसी चल रही थी चीज़ें, बट अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कल आई थिंक ये शाम तक, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार इस पे रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग वगैरह हो जाए तो शाम तक ही आ जाएगा आपका। और एस एस सी जी डी कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से अब कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। चलिए, तो शुरू हो चुका है। आई थिंक इसमें क्या होता है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बट शायद ये क्रम से व्यवस्थित करके, जैसे हमने पिछले मॉक टेस्ट में देखा था, ये शायद क्रम से रहता है व्यवस्थित करके। शुरुआत में एक साथ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके आई थिंक ऐसा होता है इसमें। ठीक है। और शायद एग्जाम में आपके मिक्स हो के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, आप सबको पता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है। कितना टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। 150 क्वेश्चंस होंगे। 4 सब्जेक्ट आपके होंगे, जीके जीएस, हिंदी होगा आपका, और मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो पहला अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेना, हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे मेनली। ठीक है। टाइम का ध्यान रखते हुए चलना होगा हमें। पहली लोकसभा का, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू किया गया था। आप सबको पता है कि जो पहली लोकसभा थी इसके चुनाव आपके 1950-51 में कराए गए थे। और इसी के बेसिस पर चुनाव के, आम चुनाव के आधार पर जो पहली लोकसभा बनी थी वो आपके 1952 में बनी थी, 13 मई। ठीक है। 1952। और शायद अप्रैल 1957 तक ये चली थी। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते थे अगर आपको पता था कि पहले चुनाव कब हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है। तो डाइबेसिक अम्ल क्या होता है भाई, साइंस देखो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से मुझे कुछ आता नहीं है साइंस में उतना, एज सच। इसको बाद में देखेंगे ना ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद यानी ग्लेशियर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। कौन सा जो है वो पीर पंजाल में है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर आप सबको पता है किस में है, काराकोरम रेंज में है। बियाफो भी काराकोरम रेंज में है। सोना पानी, बतूरा, बतूरा भी कारा। सॉरी यार, ये मेरा पीसी खराब हो गया है, बीच में स्विच शट डाउन हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्या हुआ इसमें। खैर, सॉरी। रीस्टोर हो गया वहीं से जहाँ से हमने, जहाँ से ये बंद हुआ था। ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे हम, क्या देख रहे थे, कौन सा हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है। तो ये आपने मैप, अगर आप ऊपर इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये कालजा से मैं बता रहा था आपको, आपको जो रेंज है वो याद रखनी है, कालजा। ठीक है। कैसे, यहाँ पे आपका क्या है, काराकोरम है, फिर आपका लद्दाख है,
और फिर जास्कर है। ये सब क्या है, श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली है, यहाँ पे मोस्टली जो भी ऊंची ऊंची पीक्स है ना, वो यहाँ पे पाई पाई जाएंगी आपकी। ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो ये सियाचिन हो गई, बियाफो हो गई, बतूरा तो इधर की साइड है शायद, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड ही है तीनों। सोना पानी जो ये इसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे है ना, इधर की साइड, नीचे की साइड क्या है आपकी, ये है पीर पंजाल श्रृंखला, ठीक है। इसके नीचे आपकी शिवालिक आ जाती है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के ऊपर डिवाइडर का काम करती है क्या, पीर पंजाल श्रृंखला, ठीक है। तो ये है आपकी पीर पंजाल। बाकी ये उससे भी किया जा सकता था, एलिमिनेशन से, अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2015-16 में 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीब लोगों की संख्या में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। गरीबी में गिरावट सबसे ज्यादा, देखो उड़ीसा तो आई थिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे तो ठीक ठाक मामला है, ठीक है। यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। चलो भाई, अभी पीसी बंद हो गया था पहले, अब लाइट ने झटका मारा, एक ही मिनट में लाइट आ भी गई। अब ये सारी चीज़ें यार, अब मैं क्या बताऊँ, ऐसा बहुत बार होता है, इस वजह से बहुत मुश्किल होती है यार चीज़ें। अभी तो रीस्टोर हो गया है काफ़ी बार, 2 बार रीस्टोर कर लिया। अब देखते हैं यार वो रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेगी या नहीं। खैर चलो चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, हाँ ये क्या था, सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन थे, अब ये शायद इन्होंने टाइम काउंट कर लिया है क्या पता नहीं। देखो 10 मिनट इसमें जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए 10 मिनट। ये तो शायद, या फिर मतलब टाइम चल रहा होगा बैकग्राउंड में, जितना भी हमने टाइम पीसी बंद होने में गया है जो भी। खैर थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। तो उड़ीसा तो आई थिंक नहीं हो सकता, यूपी भी शायद नहीं होना चाहिए। यूपी बिहार में से बिहार और मध्य प्रदेश में से होना चाहिए, तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ जाते हैं क्योंकि बिहार में तो अभी भी उतनी ही अमीरी कह रहा हूँ, उतनी ही गरीबी है सारी जितनी थी, मतलब, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में से कौन सा सत्य है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ केवल निजी नहीं, कोई नहीं विकल्पों में से, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी मौजूद होती है, इसी को आप क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, ठीक है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, ऐसा अमेरिका में चलता है, वो प्रतिनिधित्व वाली सरकार होती है ना, उसमें मतलब आपकी पार्टी को जितनी सीट्स, जितने वोट मिले, आई थिंक ऐसा होता है, उसके परसेंटेज में आपको सीट्स मिल जाती है, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसा कुछ करके होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, मेन चीज़ ये होती है कि उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, लोग थोड़ी हटाएंगे, ठीक है। संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, नहीं। उत्तरदायी होती है और उस संसद के द्वारा हटाई भी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मिश्रित ग्रंथि आप सबको पता होगा, नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन अग्नाशय जो होता है ये शायद आरआरबी के किसी मॉक में किसी में आया था, आई थिंक। मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय होती है, जिसमें मतलब इसका दोनों काम होता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों वो होती हैं इसमें, कुछ ऐसे करके, आई थिंक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? ये आपने कहीं ना कहीं पहले सुना होगा, बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ें रहती है ना, पनडुब्बियाँ वगैरह। तो सबसे पहली जो भारत में स्वदेशी निर्मित थी वो थी शाल की, ठीक है। नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? 1930, आई थिंक, है ना। ये तो शायद ये एडवर्टीजमेंट भी आते रहता है ना, शायद 1930 ही होता है, आई थिंक। बताओ यार, इतनी कॉमन सी चीज़ है, इसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है ना। 1930, 1910, 4020, 30 ही होता है यार, मैंने तो एडवर्टीजमेंट में भी तो देखा है यार। चलिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने वाली परियोजना नमामि गंगे, बिल्कुल सही है। पोलावरम प्रोजेक्ट, गंगा मंथन, नहीं। नमामि गंगे जो कि आपकी कब शुरू की गई थी, मोदी जी ने आते ही शुरू कर दी थी, और अभी तक गंगा की सफाई हो रही है, जो कि
आप सबको पता है, पता नहीं कहाँ पे हो रही है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? MNP, ISP। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करते हैं, ISP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से क्योंकि बीच में टाइम ज़्यादा खराब हो गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही द्वारा यानी ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जाता है? सरकारी नीतियों को लागू करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। शासन प्रबंधन भी करते हैं यार ये। मंत्रियों की मदद करना, ऊपर के सभी, देखो दोनों तो होते ही होते हैं। मंत्रियों की मदद भी यही करते हैं क्योंकि मंत्री तो मोस्टली देखो अनपढ़ ही होते हैं, तो इस वजह से इनकी मदद करनी पड़ती होगी भी इनको ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ये बहुत आसान सा, फिर अगेन अमीर खुसरो को तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? PPC। ठीक है, तो ये कैसे होता है भाई, देख लेते हैं। आकृति पूछी है तो देखो आकृति इसकी ऐसे ऐसे होती है, IC कर्व है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो बोल रहा है उत्पत्ति मूल बिंदु के उत्तल मूल बिंदु, सॉरी उत्पत्ति के बिंदु मेरे को ना, जैसे ही उत्पादन संभावना वक्र आया तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? मूल बिंदु के नतोदर होता है ना, प्रॉपर्टीज इसकी। खैर, उत्पत्ति के बिंदु पर, उत्पत्ति के बिंदु पर उत्तल होता है। उत्तल मतलब होता है उठा हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं। अवतल होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए। आयताकार तो नहीं होगा, परवलय है। तो सेकंड वाले ज्यादा सही लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का अनुवांशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? भाई इसके बारे में नहीं पता है, साइंस वगैरह क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली तो उधर नहीं मिलेगी, काली नीचे मिलेगी, पर्वतीय नहीं मिलेगी। वैसे भी उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है यूपी में, जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, सबको पता है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है जी के इसमें देखो। बुद्ध चरित, अगेन बुद्ध चरित आप सबको पता है किसने लिखी थी? अश्वघोष ने, है ना। बहुत बेसिक से क्वेश्चन अगर आप थोड़ा भी चीज़ों को पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? संस्कृति पर्यटन गृह मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो ये सब करेगा, है ना। आसान सी चीज़ है ये तो देखो। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में, अगेन देखो बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। वो इसी वजह से पड़ा है इनके नाम पे क्योंकि इनको ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना किसकी देन है? अगेन देखो यार ये आसान सा क्वेश्चन है। सर्वोदय योजना किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखो 243 है सारे, बट इसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ये सब बहुत बार पूछा गया, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। NTPC में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है। देखो अ, आरक्षण किसको मिलता है? दबे कुचले लोगों को, तो D से दबे कुचले होता है, तो ऑप्शन नंबर C। देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको ना, जितना भी टाइम है देख लेते हैं थोड़ा सा। 243 में क्या होता है? पंचायत वगैरह के लिए परिभाषा आएगी, डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अब देखो 243 ए का मतलब क्या होता है? असेंबली, यानी कि ग्राम सभा। ठीक है, असेंबली। बी का मतलब क्या होता है? बिल्ड, मैं लिखता हुआ चलता हूँ। ठीक है, बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी कि गठन करना। तो पंचायत का गठन इसमें आता है। सी का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इस तरह से तो सारे याद हो जाएंगे। डी से दबे कुचले लोग, यानी कि SC ST प्लस महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, D। और ई से क्या होता है आपका? ई से होता है ईयर, ईयर का मतलब होता है समय, यानी कि समय अवधि कितनी होगी, ये इसके बारे में बताया गया। ABCDE F, F का मतलब होता है फेल, फेल का मतलब क्या होता है? अयोग्य,
यानी अयोग्यताओं के बारे में, निहरताओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है एफ में, ठीक है। एफ के बाद आता है जी। जी का मतलब होता है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है जिसके पास शक्ति होती है, तो शक्तियों के बारे में बात की गई है जी में, ठीक है। एच। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है आपका, एच का मतलब होता है हाईटेक्स, सॉरी, हाईटेक्स, ठीक है। हाईटेक्स का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे याद करने के लिए है इसमें ट्रिक, मैंने भी कहीं से याद ही की हुई है। हाईटेक्स का मतलब होता है टैक्स से सम्मति, यानी कि टैक्स से सम्मति, यानी कि करारोपण की शक्ति, ठीक है, करारोपण की शक्ति। एच आई। आई का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ठीक है। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। जी एच आई। जे। जे का मतलब होता है जांच। और जांच किसकी? जांच मतलब कौन करता है? लेखा परीक्षण कहते हैं इसको, ठीक है, लेखा परीक्षण, ठीक है। जे में है, ये पूछा गया है इसमें शायद एनटीपीसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। के बाद क्या होता है? के में क्या होता है? जे के एल, ऐसे याद किया हुआ है इसको, जे के एल। एल। के बाद क्या आता है? एल, यानी इलेक्शन, ठीक है। निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, और इसी में आपका निर्वाचन आयोग आता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसी में आता है के में, ठीक है। के एल। एल में क्या होता है? लागू। एल का मतलब होता है लागू होना, तो ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा? संघ व राज्य, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एल एम। एम का मतलब मना, यानी कि कहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है, वो व्यवस्था दे रखी है कि ये इन इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ठीक है। एन। एम के बाद एन। एन क्या होता है? निरंतर बने रहना। एन का मतलब है निरंतर बने रहना, कोई इसका सदस्य निरंतर कब तक बने रह सकता है, ठीक है। एम एन एम के एन के बाद आ गया ओ। ओ मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? यानी इसकी जो इसके निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं, किसके? निर्वाचन संबंधी विवाद जो होते हैं उस पे जो ऑब्जेक्शन है वो आप कर सकते हैं। इसका जो जो इसका निराकरण करेगी, इसका जो भी, इसके संबंध में ना आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते, न्यायपालिका का निषेध है इसमें, ये लिखा हुआ है सीधा ओ में। इसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन है वो आप न्यायपालिका में नहीं कर सकते, ऐसा ओ कहता है इसका 243 का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत मतलब लगता है आपको लेंदी चीज़ें, बट थोड़ा सा समय लगता है, याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? तो कब किए थे हस्ताक्षर? 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को फाइनली साइन कर दिया था सभी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जरा। चलिए, लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा किस रूप में जाना जाता है? देखो, 11 बजे से आपका संसद शुरू होता है, तो 11 से 12 तक आपका चलता है क्वेश्चन आवर, यानी इसको आप क्या कहते हैं? प्रश्नकाल, ठीक है। क्वेश्चन आवर चलता है आपका, प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 तक, ठीक है। प्रश्न आपके तीन तरह की कैटेगरी के होते हैं, आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से चीज़ों को, तो तारांकित प्रश्न होते हैं एक, ठीक है, तारांकित, और उसके बाद होते हैं अतारांकित, उसके बाद होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस वाले, यानी कि लघु सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें कि ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसका आपको मौखिक जवाब देना होता है, मतलब मंत्रियों को, ठीक है। इसका लिखित जवाब देना होता है, इसका भी मौखिक जवाब होता है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिस, यानी कि बहुत छोटे नोटिस पे, यानी कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देकर ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, लघु सूचना दे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद 12 बज गए, 12 बजने को आप जीरो कहते हैं, तो इसीलिए आप इसको कहते हैं जीरो आवर, यानी कि शून्यकाल, ठीक है। उसके बाद इसमें शून्यकाल में क्या चलता है? इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कशन चलता है, ठीक है। पूछा क्या? पहला घंटा तो वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है आपके, क्वेश्चन आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? देखो, पहचान पत्र किसने कहा था? आपके पालकी वाला जी ने, ठीक है। ये शायद लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ भी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो थोड़ी है, पूछा भी जाए काफ़ी बार। आयन अपने संबंधित परमाणुओं से डैश में भिन्न होते हैं। नो आइडिया अगेन, ज़्यादा अच्छी मेरी साइंस है इसलिए स्किप करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। आई थिंक सबसे युवा
कौन थे? ये दोनों तो नहीं होंगे, ये तो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, है ना? जाकिर हुसैन। आई थिंक नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में शायद था ऐसा कुछ ये। पहली बात तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये था कि ये सिक्स्थ थे आई थिंक। और ये निर्विरोध, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, सॉरी। ठीक है। निर्विरोध चुने गए थे, सिक्स्थ थे। और क्या, आई थिंक ये सबसे युवा भी थे। आई एम नॉट श्योर, ये गलत हो सकता है बट लेट्स सी, है ना, देखते हैं, चलो आगे देख लेंगे। हम्म, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, मॉस्को या वियना? जिनेवा या फिर वियना में होना चाहिए आई थिंक, है ना? परमाणु ऊर्जा एजेंसी आई थिंक जिनेवा में होगा, आई थिंक है। आई थिंक होना चाहिए, जिनेवा में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? गणतंत्र शब्द, ठीक है, हमें तो देखो स्कूल में प्रेयर में समझाया जाता था। ये शब्द बार बार हमारे एक टीचर थे, सर थे, गुरुजी, वो पूछा करते थे और इसकी परिभाषा भी आज तक याद उन्होंने ही कराई थी कि जिस देश का बड़े से बड़ा अधिकारी जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए वह देश गणतंत्र देश होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने ध्यान से लक्ष्मी, तो यार लक्ष्मीकांत आप क्यों ही पढ़ोगे, क्या बोलता हूँ बार बार। लक्ष्मीकांत में पढ़ने के बाद आपको यहाँ तक जाएंगे आप, गणतंत्र, लोकतंत्र। ठीक है। फिर एनसीईआरटी में आपने देखा होगा 11th क्लास के आई थिंक शायद, उसमें भी अंतर आपको समझाया गया, गणतंत्र लोकतंत्र में अंतर, इस तरह से। खैर, निर्वाचित मुखिया, मनोनीत मुखिया, अधीनस्थ, वंशानुगत नहीं, निर्वाचित यानी कि जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए जो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में डैश के साथ हुई। कोफ्तगिरी राजस्थान का है जिसकी उत्पत्ति गुप्त, मराठा, मुगल या सिंधियाओं ने की। कोफ्तगिरी राजस्थान के आसपास कौन होगा? गुप्त, मराठा, मुगल, सिंधिया। कोफ्तगिरी शिल्प, शिल्प के मामले में देखो मुगल बहुत आगे थे बट राजस्थान में कोफ्तगिरी आई थिंक नहीं होगा इनका। तो फिर या फिर मराठा वगैरह होंगे, तो मैं मराठा के साथ जाना चाहता हूँ, बाकी आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? हरिके, नालागढ़, कोटा, देहरादून? आई थिंक ये भी शायद पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मॉक में आया या फिर एग्जाम में। देहरादून ही शायद सबसे बड़ा है। अगेन आई एम नॉट श्योर बट देहरादून ही होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। और अभी मैंने आपको बताया था किस में आता है, 243 के में आता है। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण का घटक नहीं है? कौन भारत निर्माण का घटक नहीं है? क्या पूछ रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का घटक नहीं है? भारत निर्माण, व्हाट इज दिस? ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण टेलीफोनी। बाकी सब तो ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामीण के साथ टेलीफोनी अलग सा लग रहा है मेरे को, तो इसके साथ जाते हैं। बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस तारीख को स्थापित किया गया था? आपको पता है भाई, 1969, इसरो, 15 अगस्त। आसान सा क्वेश्चन, आई थिंक इसरो के बारे में आप सबको पता ही होना चाहिए। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? मोस्टली सारी रिपोर्ट्स जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती हैं। ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मी गतिविधि को इंगित इंगित नहीं करता है? अगेन आई एम नॉट श्योर इनमें से किसी में भी। थोड़ा सा लगाते हैं अंदाजा। रेडियोधर्मी गतिविधि
एल्यूमिनियम, थोरियम, पोलिनियम और यूरेनियम। यूरेनियम बहुत एक्टिव होता है, थोरियम एक्टिव होता है, एल्यूमिनियम के पंखे उनके चलते हैं शायद उसमें, बट उसमें करंट आता है क्या? आते हो यार, उसमें यूज़ होता है तो शायद ये होता हो। एक ऑप्शन मेरे हिसाब से बच रहा है एलिमिनेशन से, तो शायद ये होता हो, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्लवमान सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु। आई थिंक तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, आई थिंक, है ना? तो यही होगा, और कहाँ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक जी सबका सेक्शन खत्म हो गया। और देखो यार, 30 मिनट लग गया 38 क्वेश्चन में, जिसमें से 10 मिनट तो हमारे खराब हो गए थे। ठीक है, चलो थोड़ा और तेज़ी से चलते हैं ना। बाकी रीजनिंग और मैथ्स ही बची, अब हिंदी तो वैसे भी 10 मिनट की होगी, उसमें ज़्यादा ही क्या ही होगा। चलिए, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो MNOP, देखो MNOP, 4 8, या तो यहाँ 12 है, 12 यहाँ है नहीं, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो डबल हो सकता है। ठीक है, 4 है फिर 8 है, या तो +4 होगा या ×2 होगा। +4 होता तो 12 आना चाहिए था, 4 8 12, 12 ऑप्शन में नहीं, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ×2। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यार, कलर बदल दें क्या? आप बोर हो गए होगे बहुत देर तक। MJOJ, अरे यार बेकार सा लग रहा है तो। देखो, इसमें रेशियो दे रखा है ना, तो इससे फर्स्ट है फर्स्ट का लिंक, और इससे इसका लिंक आपको देखना है। MNO+2, GHIJ +3, तो R में +2 करेंगे, RST, और LMNO, तो TO, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व के सम्मुख खड़ा है, तो यानी कि पूर्व की साइड, देखो सीधे हाथ की तरफ हमेशा पूर्व होता है, और इसका अपोजिट पश्चिम होता है। ठीक है, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। ठीक है, वह दक्षिणावर्त, तो भाई दक्षिणावर्त के लिए आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, ये वाला इंग्लिश में देखना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज आता हूँ दक्षिणावर्त वर्त और वामावर्त में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ही टर्न्स 90 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखो क्लॉकवाइज यानी कि जिस जिस तरफ घड़ी चलती है इधर की साइड, तो वो 90 डिग्री घुमा तो इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, देन 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वापस 135 जाएगा। देखो 90 तो यहाँ तक हो गया, 45 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अभी आ गया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, फिर अगेन 90 डिग्री घूमेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 45, ये भी 45, तो ये इधर की साइड आ गया अब। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू का अर्थ जोड़ना ये सब है, तो देखो करके देखो यहाँ पे। 45, टी का मतलब क्या है? टी का अर्थ है घटाना, क्यू का अर्थ क्या है? जोड़ना, 78, जे का अर्थ क्या है? गुणा करना, 9, के का अर्थ डिवाइड, ये बचा बस, हाँ डिवाइड करना 3। ठीक है, 3 तिया 9, 78 तिया कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 240 में से 6 गया 234। ठीक है, 3 8 24, 3 7 21, 22 23। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 56 में से 45 के कितना बचा? 11, तो 11 इसमें से घटा दो। समझ पाए बात को? माइनस का 11 बचा ना यहाँ पे, 5 और 1 6 और 5। ठीक है, माइनस का 11 बचा, तो इसमें से घटा देंगे तो 4 में से क्या? 3 2 2, 223, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वन पेड़ नहीं है, तो देखो बना लो भाई, वन कोई भी वन पेड़, शिट यार गलत बना दिया। कोई भी वन पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है। ठीक है, कुछ पेड़ छोटे हैं, तो इनमें से कुछ पेड़ क्या हैं? छोटे हैं। ठीक है, कुछ वन छोटे हैं, कुछ वन और छोटे हैं, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? कोई नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन। कोई पेड़ वन नहीं है, तो कोई पेड़ वन नहीं है, कोई पेड़ वन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 अप्रैल 2005 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन। सेम डे पर अगर आप अगले साल जाते हैं तो +1 ईयर हो जाता है, +1 डे हो जाता है, जब अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। देखो क्योंकि 2004 लीप ईयर है, अब आपको क्या करना है, मान के चलो ऐसे 8 अप्रैल से
8 अप्रैल 2004 से आपको 8 अप्रैल 2005 तक जाना है आपको। ठीक है, एक दिन प्लस हो जाएगा, बट ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर में तो +2 होता है। बट क्योंकि यहाँ पे 8 अप्रैल से आगे जा रहे हैं हम, यहाँ पे फरवरी नहीं आ रहा, जब फेब नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी में क्या होता है, 29 दिन होते हैं लीप ईयर में। अब यहाँ पे फरवरी तो काउंट नहीं कर रहे हो आप, अप्रैल तक आ गए हो, तो अप्रैल के बाद जब जाओगे तो 29 फरवरी तो आएगा ही नहीं, तो 2 दिन थोड़ी आए, एक्स्ट्रा थोड़ी आया एक दिन, तो यानी अप्रैल के बाद जो है वो एक ही दिन प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, संडे होगा, तभी तो यहाँ पे एक दिन प्लस हो गया, मंडे आ गया, तो संडे होगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो फर्स्ट से फर्स्ट का, फिर फर्स्ट से लास्ट का आपको कनेक्शन देखना है। तो बी से जेड, तो जेड ए बी, तो -2 हो गया। ठीक है, ए बी सी +2 हो गया, सी ए बी सी के एल एम, तो -2 +2 -2 +2 हो गया। ठीक है, तो बी जेड ए बी, तो -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, तो पी आ गया, तो ये दो ऑप्शन खत्म। फिर +2 करेंगे ई एफ जी, तो पी के बाद जी आएगा, ये वो ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए की बचा केवल, डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है? हाँ, आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और शादी के हॉल से अलग किया जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और शादी के हॉल से अलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ध्वनि प्रदूषण से बचेंगे अगर अलग अलग होंगे, तो ये सही बात है। नहीं, शहरीकरण का हिस्सा है, यह शहरीकरण का हिस्सा है, हम इससे बच नहीं सकते, ये गलत बात है भाई। क्यों नहीं बच सकते भाई, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, केवल एक तर्क जो है वो प्रबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा का जन्मदिन सर्दियों में पड़ता है, ये कथन है, निष्कर्ष क्या हो सकता है कि रेशमा का जन्मदिन सितंबर के महीने में है? क्या सितंबर में सर्दियां पड़ती है? नहीं, सर्दियां तो दिसंबर के बाद से शुरू होती हैं, नवंबर दिसंबर में, तो इसमें नहीं आ सकता इसका जन्मदिन। रेशमा कनाडा में रहती है, संभावना है कि कनाडा में रहती हो, बट 100% नहीं कह सकते भाई, जो कनाडा है वो ठंडा है, तो हो सकता है वो वहाँ रहती हो, बट 100% आप कैसे कह सकते हो, ठंडी जगह तो और भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये भी ठीक नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से कोई सा ठीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक आधार पर क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन से देखो पहले, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो राज्य, गली और घर संख्या, तो घर की संख्या सबसे छोटा हो गया, इससे भी छोटा और कोई दिख रहा है कि, ऑप्शन देख लो यहाँ पे पहले, देश और शहर बड़े हैं दोनों, ये इन तीनों में सबसे छोटा ही है, यानी कि 3 से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म। 3 क्या है, घर की संख्या सबसे छोटा हो गया, घर, घर के बाद क्या आ जाएगा, गली आ जाएगा, गली के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ गया, गली के बाद आ जाएगा आपका शहर, 4 आ जाएगा, शहर के बाद राज्य, राज्य के बाद देश, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क के जो है जगह पे कौन सा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन जो है क्या जो है, कौन सा जो, यार कौन सा ऑप्शन जो है फिर जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले वाले को लगा के देखते हैं, सबसे पहले आप डिवाइड लगा के चेक करते हो, लेकिन यहाँ डिवाइड के लिए एक भी ऑप्शन नहीं है, तो सब ऐसे ही देख लो आप, माइनस इंटू इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, तो 20 - 100 कितना हो जाएगा, -80, तो ये तो प्लस हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, प्लस इंटू इज इक्वल टू माइनस, अब अगेन देखो ये कैसे हो सकता है, माइनस का कुछ बचेगा, और यहाँ पे तो सब कुछ प्लस का है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, तो 50, ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, +-5, तो 120 में से 5 के 115, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है क्या बताना है आगे, यहाँ पे तो आप पहले पहले वाले अल्फ़ाबेट्स की सीरीज देखोगे, फिर सेकंड वाले अल्फ़ाबेट की, फिर थर्ड वाले, ऐसे चेक करना है आपको। तो एम से जे, जे के एल एम, यानी -3 हो गया, तो यहाँ से शुरू कर दो आप, जब भी माइनस का दिखे ना तो लास्ट वाले से शुरू कर दो, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी कि यहाँ से -3 +3 होके चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, +3 होने के बाद डी आए, तो ए लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको माइनस से बचाने की कोशिश की है। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो एन से, देखो एन ओ पी
QRSTUV, तो ए के बाद वी आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो देखो ये जो सबसे पहले है, यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा, तो एम यहाँ पे है सबसे पहले, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए मिरर इमेज का हो सकता है क्या? इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता मिरर इमेज का। ये आपको पता है एम सामने आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एम सामने आ रहा है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ छाते मोबाइल हैं, तो भाई कुछ छाते मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल पेन है, कुछ मोबाइल पेन है, कुछ पेन रबड़ है। अच्छा भाई कुछ पेन रबड़ है, ठीक है। कुछ रबड़ मोबाइल है, ये कुछ रबड़ मोबाइल है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन है क्या कोई इनका? नहीं, 100% नहीं कह सकते। कुछ पेन छाते हैं, तो पेन और छाते का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, ये भी गलत है। कुछ रबड़ छाते हैं, तो कुछ रबड़ और छाते, रबड़ और छाते का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। इट मीन्स कि ये तीनों ही गलत होने चाहिए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइड को दर्शाता है, ये सब है, ठीक है। 13 लिख लो आप इसको, ए का मतलब है डिवाइडेड बाय 6, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है इनटू 2, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब +5, सी का मतलब क्या है -4, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, पहले 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 + 5 -4, 15 में से 4 गया, कितना बचा? 11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सॉफ्टवेयर शब्द में सभी स्वरों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना जाता है। स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है इसमें, सारे स्वरों को, ठीक है। और फिर सभी व्यंजनों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। फिर सभी स्वरों फिर सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षरों से बदल दिया जाता है और व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? ठीक है। तो पहले क्या करो, स्वरों को लगा लो, फिर व्यंजन को। तो भाई स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लो, पहले स्वर और व्यंजन, ठीक है। ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बट सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इसीलिए आपको बहुत इत्मीनान से करना है इन सवालों को, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा बट करो आराम से, ठीक है। बहुत टाइम है, 2 घंटे बहुत टाइम होता है, ठीक है। चलिए, इसने क्या किया, पहले सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो, तो इसमें स्वर निकाल दो। अब क्या है, ओ है स्वर, और क्या है, और क्या, ए है स्वर, और यहाँ पे ई है स्वर, ठीक है। और तो कोई स्वर नहीं है, SFTWR कोई स्वर नहीं है, तो ये SFTWR, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हो गया ये सारा। अब इसको क्या करना है, सभी व्यंजनों को और स्वरों को व्यवस्थित करना है वर्णानुक्रम में। तो पहले ए आता है, BCDE, और फिर ओ आता है। इसी प्रकार इनको व्यवस्थित करना है। पहले क्या आएगा, FGHIJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है। SFTWR, FGHIJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है, व्यवस्थित कर दिया इनको, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षरों में बदलना है और व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदलना है। कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा, बाएं छोर से चौथा? तो अब सीधा उसी को बदलो ना जो बाएं छोर छोर से चौथा आएगा। तो 1 2 3 4, तो चौथा ये है, इसको पीछे की तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सिंपल, सिंपल है ना। पिछले क्रम, इसमें पिछला ही तो लिखना है, इसमें स्वरों को अगले से बदलना है, व्यंजन को पिछले से बदलना है, तो एफ से पिछला क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है जी। इतना ही करना था आपको, सबको लिखने की जरूरत नहीं थी, जो पूछा उसको लिख दो, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो, पहली वाली सीरीज को चेक करना है, फिर सेकंड वाली सीरीज को, ठीक है। OPQRSTUVWX, तो +3, 3 और 3 6, +6, XYZABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी +3 +6 +9, तो +3 6 9 और 3 12। अब 12 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 12 प्लस होगा तो क्या, ये 7 है, 7 में 12 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा। तो 19 क्या होता है, एस होता है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, एस आ गया यहाँ पे, ठीक है। GHIJKL, 5 प्लस हो गया, LMNOPQ, +5 QRSTUV, सब में +5 हो रहा, तो वी में भी +5 हो जाएगा, VWXYZA। तो वी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 से 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी ऊनी तो कुछ नहीं है इसमें, तो +5 +7, ठीक है। यहाँ पे कितना है, +9, यहाँ से कितना है, +11, +13, तो 5 7 9 11 13, दो दो का गैप है तो +15 आ जाएगा, तो 15 + 65, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया का परिचय कराते हुए शास्त्री ने कहा, वह मेरे पुत्र की एकमात्र पुत्री की माता है। कौन कह रहा है, पहले ये देखो, सोनिया का परिचय परिचय कराते हुए शास्त्री ने कहा, तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि वह मेरे पुत्र, तो शास्त्री जी का पुत्र है कोई, वह मेरे पुत्र की एकमात्र पुत्री की माता है, तो मेरे पुत्र की कोई पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, उसकी माता कौन है, वो ये हो गई, ठीक है, सोनिया, यानी कि वो सोनिया है, ठीक है, सोनिया का परिचय करा रहे हैं। तो सोनिया शास्त्री से किस प्रकार संबंधित है, शास्त्री जी के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन बमन, बमन आ गया भाई यहाँ तो, सॉरी बमन कह रहा हूँ, अमन बबन है ये, बबन, मुझे बमन ध्यान आ गया। अमन बबन, चारू, दीपक, ईशा, फिजा और गर्व, 7 मित्र हैं, टोटल 7 मित्र है, सभी की लंबाई अलग अलग है। बबन फिजा से लंबा है, तो बबन जो है वो फिजा से लंबा है, लेकिन ईशा से छोटा है, तो ईशा से छोटा है। ईशा सबसे लंबी नहीं है, यानी ईशा के ऊपर भी कोई है, ठीक है। अमन फिजा और चारू दोनों से लंबा है, अमन फिजा और चारू, तो फिजा तो यहाँ पे है, तो फिजा से लंबा है अमन, और चारू से भी लंबा है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चारू गर्व से लंबी है, अमन केवल 3 मित्रों से लंबा है, तो ऐसे देख लेते हैं, अमन 1 2 3 केवल इनसे लंबा है, बाकी सबसे छोटा है अमन, ठीक है। अमन फिजा और चारू दोनों से लंबा है, अमन जो है वो फिजा और चारू दोनों से लंबा है, तो मान लेते हैं कि फिजा यहाँ पे है तो चारू यहाँ पे आ गई। चारू गर्व से लंबी है, तो फिजा अगर यहाँ पे है तो चारू यहाँ पे, तो चारू गर्व से लंबी है, तो गर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। अमन जो है वो 3 से लंबा है, प्लस अमन फिजा और चारू से लंबा है, फिजा और चारू से लंबा है अमन, लेकिन चारू जो है वो गर्व से लंबी है, ठीक है, इसलिए हमने फिजा को नीचे कर दिया, गर्व भी नीचे आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना पड़ेगा परफेक्ट, क्या पूछा क्या है देखना पड़ेगा। सबसे लंबा कौन है, तो बहुत आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, टोटल 7 लोग हैं ना, 6 के बारे में दे दिया, जो बचा होगा वही सबसे लंबा होगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लेस तो खाली है, नीचे वाले तो सारे भर गए, ठीक है। ये जो एफ है, ये एफ आ गया नीचे, फिर जी, फिर सी, फिर ए, 1 2 3 4 5 6, एक कौन बचा, गर्व हो चुका, फिजा बबन हो गया, दीपक बचा, यही सबसे लंबा होगा, आसान सा क्वेश्चन। रेशमा वर्षा से रेशमा वर्षा से 11 वर्ष छोटी है, रेशमा और वर्षा की आयु का अनुपात 4:5 है, देखो रेशमा 4 की है तो वर्षा 5 की है, रेशमा वर्षा से कितनी छोटी है, इसके हिसाब से तो 1 यूनिट छोटी है, लेकिन 1 यूनिट छोटी नहीं है, एक्चुअल में वो 11 वर्ष छोटी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद रेशमा की आयु क्या होगी, देखो अभी रेशमा की आयु क्या है, रेशमा ये है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 4 यूनिट की 11 × 4 = 44, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उलट दिया गया है, तो दाईं तरफ से 9वें अक्षर की बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होना चाहिए, पहला भाग उलट दिया गया है तो दाईं तरफ से 9वें अक्षर की बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होना चाहिए। देखो पहला भाग का मतलब है टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें से 13 ऐसे लिखे जाते हैं, 13 ऐसे लिखे जाते हैं ना, ए से लेकर एम तक यहाँ आता है, एन से लेकर जेड तक यहाँ आता है, तो इसको क्या कर दिया, उलट दिया, पहले भाग को उलट दिया, यानी कि अभी ऐसे चल रहा है ABCDE FGHIJKLM, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से यानी कि जेड से देखना है अब आपको, जेड से देखेंगे ना, तो दाईं तरफ से नौवा नौवा अक्षर, तो दाईं तरफ से नौवा अक्षर कोई होगा यहाँ पे, 9वें अक्षर के, देखो इसको ऐसे लिख लो आप, पहला भाग तो बदल दिया, अब यहाँ से क्या है, इसके बाद दूसरे भाग यहीं से चल रहा है जेड तक, ठीक है।
दाईं तरफ के 9वें अक्षर, तो दाईं तरफ से 9वां अक्षर है कोई, अक्षर की बाईं ओर से 9वां, यानी इसके इस 9वें अक्षर के बाईं ओर से। देखो ये क्या है, 26वां है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, ये टोटल 13 अक्षर है। तो यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से 9वां, यानी कि यहाँ पे 4 अक्षर बचे। ठीक है, 1 2 3 और एक ये 4, टोटल 4 अक्षर बचे। तो यहाँ से ये 5वें तो अक्षर हुआ, दाईं तरफ से जो 9वां है वो बाईं तरफ से 5वां हुआ ना, 5वां हुआ। ठीक है, समझ पाए आप बात को, बहुत समझदार हो आप। मैंने क्या बोला, किसने बोला कि दाईं तरफ से 9वें अक्षर के बाईं ओर। देखो दाईं तरफ से 9वां अक्षर आपको चाहिए। ठीक है, या तो आप पूरा एबीसीडी लिख के भी 9वें अक्षर तक आ सकते हो, बट मैंने कहा कि दो हाफ में हमने चेंज कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें 13 अक्षर है। तो यहाँ से 9वें अक्षर पे अगर आओगे तो यहाँ पे 4 अक्षर बचे, 9 10 11 12 और एक 13, ये 4 अक्षर बचे। तो इधर से अगर मैं देखूँ तो इधर से तो ये 5वां हुआ ना, जो दाईं तरफ से 9वां है वो बाईं तरफ से 5वां हुआ। अब ये कह रहा है इसके इधर की साइड 9वां अक्षर बताना है, इसके बाईं तरफ 9वां। तो देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9, 9वां कौन सा हो गया, ई हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर भी ई आ गया, अभी पिछले का भी ई ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम की पहचान आपको करनी है इनमें से। ठीक है, देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 है, उसके अंदर 5 भुजा है, उसके अंदर 3 भुजा वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला है, फिर 3 भुजा वाला है, और इसकी कोई भुजा ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 4 4, 6 4 5। देखो इसमें सभी में क्या है कि पॉलीगन्स है, मतलब बहुभुज ऐसे हैं कि भुजाओं वाले हैं, इसमें भुजा वाला नहीं है। तो आई थिंक ये सर्कल वाला अलग होना चाहिए, बी वाला। बाकी सब में क्या है, भुजा वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 1 और ठीक पहले 5 आता है। तो पहले 7 देख लो आप। ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हो, पेपर पे लिख लो। इसने क्या बोला है, 7, ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद 1, जिनके ठीक बाद 1 और ठीक पहले 5 आए। तो 5 7 1 देखना है आपको, तो इस तरह से देखते हुए चलो। 5 7 1 दिख रहा है आपको, 5 7 1 1, 5 7 नहीं, 5 7 1 2, 5 7 1 3, 5 7 1 4, और कहीं दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आसानी होती है, ऐसे लिख लिया करो आप। उसने कहा कि कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 1, ठीक पहले 5 हो। तो 5 7 1 ही तो देखना है आपको। 5 7 1 देखो, 5 7 1 1 ही रहा, 5 7 नहीं, 5 7 1 तो 4 ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप गए तो देखो क्या चेंज हुआ है। यहाँ से ये जो डबल वाला है ये इधर की साइड आ गया और नीचे आ गया, एक नीचे आ गया है। ठीक है, ये एरो वाला भी एक नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला इधर था तो ये इधर आ गया, ये एरो इधर था तो ये एरो इधर आ गया, और नीचे वाला क्या ऊपर चला गया, और अगेन ये चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पे ये चेंज हो गया। अच्छा, इससे इसका कनेक्शन है, इससे से इसका है, ये बीच का कुछ कनेक्शन नहीं है इनका। इससे से इसका है, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये सारे यहाँ से चेंज हो गए। अब इसी तरह इससे इसका होगा, तो इससे कनेक्शन क्या देखा था अभी हमने, फर्स्ट वाला नीचे आ गया, तो फर्स्ट वाला नीचे आ गया, इसका जो ये था इधर से इधर आ गया। सेकंड वाला इसके नीचे आ गया, और इसका ये भी चेंज हो गया, मुंह इधर से इधर हो गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरह इसमें होगा, फर्स्ट वाला नीचे आ जाएगा और इसके इधर चला जाएगा मुंह। ठीक है, ये अगेन नीचे आ जाएगा और इसका स्टार इधर आ जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और इसका जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर है, ये इधर है, ये पहला ही वाला ऑप्शन सही आपको दिख गया। ठीक है, ये पूछा ना कौन सा है कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा ना। हाँ ठीक है, वैसे भी नहीं है, 3 थोड़ी हो जाएंगे इसके। चलिए, इनइक्वालिटी का सवाल मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसमें क्या होता है, अगर ऐसे है तो यहाँ से दरवाज़ा ये खुला हुआ है, तो इधर से इधर आप जा सकते हो, इधर से इधर आप नहीं जा सकते। ठीक है, इक्वल टू में आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो। ठीक है जी, चलिए। आपको देखो यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ से खुला, तो टी से डब्ल्यू की तरफ जाना है आपको, तो टी से चलना शुरू करो। टी यहाँ पे है, टी से डब्ल्यू यहाँ पे है, तो डब्ल्यू की तरफ जाना है आपको। तो टी से सी की तरफ जा सकते हो क्या आप, यहीं दरवाज़ा बंद है, तो आप डब्ल्यू की तरफ कैसे जाओगे, यानी कि नहीं जा सकते आप। अब यहाँ पे आपको सी से एम की तरफ जाना है, तो देखो सी से टी की तरफ जा सकते हो बिल्कुल, एम यहाँ पे है। सी से टी की तरफ जा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, टी से एल की तरफ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। एल से एम की तरफ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताया तो यहीं आपको, कि अगर क्या होता इसके नीचे भी क्या होता ऐसे लगा होता कुछ, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाता। अभी तो ये ठीक है, ये गलत क्यों हो जाता, क्योंकि ऐसा कहा गया है, क्योंकि इसमें देखो इसके नीचे ये नहीं है ना, इसके नीचे लाइन नहीं है ना,
तो इसकी एक शर्त ये होती है कि आप जब भी रास्ता तय कर रहे हो सी से एम की तरफ, तो कम से कम एक जगह पे इसके नीचे ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें निष्कर्ष वाले में इसमें नहीं है, इसके नीचे सब में है, ठीक है, कम से कम एक जगह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके नीचे ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कंक्लूजन ठीक है। ठीक है जी, समझ पाए? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है इसमें? पाँच के विपरीत दो है, अच्छा ठीक है। तो ये बताना इनमें से कौन सा अपोजिट है। पाँच दो के अपोजिट है, तो पाँच और दो एक साथ है तो अपोजिट हो सकते हैं क्या? नहीं। छः एक के अपोजिट है, छः और एक कहाँ? एक ये रहा, एक और दो, तीन और पाँच अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, एक और दो इसमें भी, एक और दो इसमें भी है, जो बचे बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, ठीक है, छः और एक ये रहे ना, दो और पाँच, दो और पाँच जो बचे हुए हैं, एक और छः ये अपोजिट हो गए, तो एक और छः अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सत्य पूछा ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब लिखा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचो आपकी पूछा क्या है। ठीक है, कूट भाषा में डे ऑफ के लिए संभावित कूट। अब आप देखोगे डे ऑफ कहाँ पर लिखा है, देखो डे एरा, ऑफ एरा। अब ये चेक करो कि डे और ऑफ किसी और सेंटेंस में भी लिखा हुआ है क्या, इसमें डे और ऑफ है क्या? कहीं नहीं है। इसमें डे और ऑफ है क्या? कहीं नहीं है। इट मीन्स कि इसमें डे और ऑफ के दो ऐसे कोड हैं जो इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो उन दो कोड को आपको देखना है। डीएस देखो, डीएस इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इट मीन्स कि डीएस हो सकता है डे ऑफ में से किसी एक का कोड। टीए इसमें है, टीए इसमें भी है, इट मीन्स कि डे और ऑफ का कोड तो नहीं हो सकता। आप समझे बात को? मैंने कहा कि ऑफ और डे केवल इस सेंटेंस में है, बाकी सेंटेंस में है ही नहीं। इट मीन्स कि ऑफ और डे का जो कोड होगा वो केवल इसी सेंटेंस के कोड में होगा, बाकी में तो नहीं होगा ना। तो ऐसे दो कोड होंगे जो और किसी में नहीं होंगे। देखो टीए यहाँ पे भी है, टीए यहाँ पे भी है, इट मीन्स कि ये ऑफ और डे का नहीं हो सकता। सीए यहाँ पर है, और किसी में है क्या? सीए, सीए यहाँ पर भी है, यानी ये भी नहीं हो सकता। डीएस बचा और पीओ भी कहीं नहीं होगा, तो पीओ भी कहीं नहीं, यानी डीएस और पीओ जो है वो डे और ऑफ के कोड हैं। तो डीएस और पीओ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छह मित्र हैं आपके, जेके एल एम एन ओ। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर है, तो भाई वृत्ताकार मेज बना लो आप अपनी। ठीक है, इसके छः है, एक दो तीन चार पाँच। ए यार गलत बना दिया। एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, एन एल के विपरीत बैठा है, तो एन और एल एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, बैठा दो। के एन के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन के ठीक बाईं ओर के बैठा है, तो के यहाँ बैठ गया। ठीक है, एन के बाईं ओर है। ठीक है, जे एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? जे है। एम जे के विपरीत बैठा है, तो जे के विपरीत एम बैठा है। कौन ओ के विपरीत बैठा है? तो सब बैठ गए, ओ बचा तो ओ यहाँ बैठ गया, ओ के अपोजिट कौन है? के। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूट भाषा में ये सब लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचो। तो आपने क्या पूछा है आपसे? पंक्चुअल और ऑलवेज के लिए कूट क्या होगा? तो देखो ऑलवेज तो ये रहा, पंक्चुअल क्या है? ये रहा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि इसमें से दो कोड ऐसे हैं जो आंसर होंगे। ठीक है, या तो हो सकता इन इन तीनों में से मतलब दो कोड होने चाहिए। देखो बिन और मिन, देखो ये बिन और मिन हो सकता है, ये दोनों। गिन और बिन हो सकता है कि इसमें गिन है क्या? गिन नहीं है इसमें, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। आप समझे बात को? देखो पंक्चुअल और ऑलवेज के जो कोड हैं दोनों इसी में है, यानी इन तीनों में से दो कोड ऐसे हैं जो पंक्चुअल और ऑलवेज के हैं। गिन इनमें से है ही नहीं, तो ये गिन कैसे हो सकता है? इनका कोड नहीं हो सकता। ठीक है, फिन और सिन, देखो फिन इसमें है, सिन इसमें है क्या? ये भी नहीं हो सकता। समझ पाए बात को? बिन इसमें है और फिन इसमें है। ठीक है, दो ऑप्शन खत्म हो गए, इन दो में से बचा कि क्या है कोड। देखते हैं चलो। देखो ऑलवेज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलवेज यहाँ लिखा हुआ है, ऑलवेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इन दोनों में और कुछ सेम है क्या? देखो आप, बी है क्या इसमें? नहीं। पंक्चुअल है क्या? नहीं। यानी इन दोनों में केवल एक चीज सेम है, वो क्या है? ऑलवेज। तो एक ही कोड सेम होगा। तो एम आई एन यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। एफ आई एन, देखो एफ आई एन यहाँ पे भी है और एफ आई एन यहाँ पे भी है, इट मीन्स कि ऑलवेज का कोड तो एफ आई एन होगा। देखो इसमें एफ आई एन नहीं है, इसमें केवल एफ आई एन है, खत्म काम। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। सोनू ने एक बिंदु एन से पूर्व दिशा में 70 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु यू तक सीधे यात्रा की। एक बिंदु एन से पूर्व दिशा में 70 मीटर की दूरी तक यू तक, यानी 70 मीटर की दूरी तक यू तक सीधे यात्रा की। यहाँ से
दाएं मुड़ा और 40 मीटर, दाएं मुड़ता है अपने 40 मीटर चल गया। फिर से वह दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, दाएं मुड़ा 60 मीटर, यानी कि सामने से थोड़ा सा कम, ये 60। ठीक है, ये डिस्टेंस रह गया इसका भी आमने सामने से। ठीक है, अंत में मैं दाएं मुड़ता और 40 मीटर, दाएं मुड़ा और 40 मीटर, यानी कि इसके जस्ट सामने आ गया है ना। ये 40 मीटर की दूरी है, ये भी 40 मीटर की होगी, ये 10 मीटर की दूरी यहाँ पे बची। ठीक है, एन से कितनी दूर है ये, तो ये वाला बिंदु जो एन से कितनी दूर है ये तो पूछा है, 10 मीटर की तो दूरी पर है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द वाटरमेलन के बाएं से दूसरे और सातवें अक्षर को परस्पर बदला जाता है, इस शब्द के बाएं से दूसरे यानी कि ए, और सातवें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, सातवें अक्षर को बदला जाता है, एक दूसरे से परस्पर बदल दिया। ठीक है, इसी प्रकार बाएं से पहले और छठे, तो बाएं से पहले और छठे को बदला जाता है, पांचवें और 10वें अक्षरों को बदला जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4, यानी ई के स्थान पर क्या आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप बेफिजूल में ना सारी चीजें करने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें करनी पड़े, हो भी सकता है सारी चीजें करनी पड़े। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमसे बोला कि दाएं से चौथा, यानी कि ई की तरफ क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसने बोला कि बाएं से दूसरे और सातवें अक्षर को बदलना है आपको। तो बाएं से दूसरा कौन सा, ए है, और 3 4 5 6 7 देखो यहीं पे चेंज हो गए। आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, इसने बोला है कि बाएं से दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दो, परस्पर बदल दो। तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए की जगह पे ई आ जाएगा। अब इसमें और कुछ चेक ही नहीं करना है। ई की जगह पे क्या आएगा, यही तो पूछा है, ए आ जाएगा, खत्म काम, बाकी सब चेंज करते रहो, क्या मतलब है ना। यही चीज देखनी होती है बस। गाय बैल चूहिया, चूहिया का क्या हो जाएगा, गाय का बैल, तो गाय का बैल मेल फीमेल हो गया, चूहिया का क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, खत्म काम। चुईया चुईया, चुईया कहते हैं, चुईया, हम लोग चुईया कहते हैं, चूहिया नहीं कहते। 9 7 8 3 को कैसे लिखा जा रहा है, 9 7 8 3, लो इसमें उल्टा करके लिख दिया, कुछ है क्या इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। इसको ठीक उल्टा करके लिख दो, कोई 8 5 9 1 हो जाएगा, 8 5 9 1 खत्म काम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मन नहीं करता कि मॉक टेस्ट लगाया जाए, आगे बढ़ते हैं तेजी से। निम्न वेन आरेख की कौन सी संख्याएं दुष्ट काली बिल्ली को दर्शाती हैं। दुष्ट काली बिल्ली, यानी दुष्ट भी हो, काली भी हो, और बिल्ली हो, यानी तीनों चीजें हो, तो तीनों चीजें कहाँ पर है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी तीन इसको दर्शाएगा, खत्म काम। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली संख्या क्या होनी चाहिए, देखो 22 से 21 -1, 21 से 23 +2, 23 से 22 -1, 22 से 24 +2, -1 +2, तो +2 क्या हो जाएगा, 23 और 2 25। ठीक है, -1 +2 की सीरीज चल रही है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, ये तो काफी ऐसे ऐसे हो जाएगा, शायद ऐसे ऐसे भी ना हो। देखो ये चीज़ तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर है, तो ये ऐसे क्रॉस हो गया, तो हो सकता है ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाए। तो मेरे को इस वाले ऑप्शन में दिख रही है, इस वाले ऑप्शन में दिख रही है ये चीज़। ठीक है, और ऑप्शन में देख लेते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, खत्म सवाल, है ना। ये होना चाहिए आई थिंक। देखो ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ क्रॉस होके यहाँ पे आ गई, तो ये वाली चीज़ क्रॉस होके यहाँ पे आनी चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, और ये देखो ये वाली जो, ये जो ट्रायंगल्स है ये भी दिख रहा है, तो ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ए से ई तक का क्या पूछा, ए से ई किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। एक सेकंड, कोई आया है, एक सेकंड एक सेकंड। अब आप सुनो।
सॉरी 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 भाई, कोई आ गया था गेट पे और हमें गेट खोलने जाना पड़ा। चलिए, कहाँ पर थे हम? ए से लेकर ई तक का, ए से ई का संबंध आपको बताना है। तो ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो ए जो है ये पिता है, हम बी का। ठीक है। बी एंड सी का मतलब क्या है? ए एंड बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए जो है ये पुत्र है किसका? बी का, यानी सी का पुत्र, यानी ये सी इनकी पत्नी हो गई। ठीक है जी। ठीक है। सी माइनस डी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है। तो सी जो है माता है किसकी? डी की। तो डी, सी जो है माता हो गई किसकी? डी की। ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो ए माता हो गई बी की। ठीक है। डी प्लस सी का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? ए बी का पिता है। तो ये जो ए है ये पिता है किसका? बी का, यानी ई का पिता है। तो ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? पिताजी के पिताजी यानी दादा। पिताजी के पिताजी यानी दादा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट। जो लोग क्लर्क और प्रबंधक के रूप में काम करते हैं लेकिन चपरासी के रूप में नहीं। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि क्लर्क है, प्रबंधक है, चपरासी नहीं है, तीन चीजें दे रखी है, उसमें से दो तो है और एक नहीं है, तो आप जो नहीं है उसको देखो आप बस। चपरासी के रूप में नहीं है तो चपरासी देखो क्या है? चपरासी है त्रिभुज। त्रिभुज चपरासी को दर्शाता है, यानी त्रिभुज को हटाना है, बाकी दो को लेना है। तो त्रिभुज हटा दिया, बाकी दो है ये रे, छः। बाकी दोनों जिसमें आ रहे हैं वो छः ही तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। त्रिभुज को हटाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज पंक्ति के बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो एक पंक्ति है जिसमें से वो बाएं छोर से कहाँ पर है? 17th प्लेस पर है। कौन? मनोज। ठीक है। ठीक है, मनोज है, एम ए नहीं है भाई, मनोज। जबकि चांद, क्या बात है भाई, चांद जी आ चुकी हैं। चांद पंक्ति के, सॉरी, चांद पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से चांद जी आ चुकी हैं मनोज जी के पास 15वें स्थान पर। ठीक है। यदि चांद मनोज के बाईं ओर है तो मनोज के बाईं ओर, यानी कि चांद जी जो है वो इनको क्रॉस करके यहाँ तक आ चुके हैं 15th प्लेस पर। कौन? चांद जी। ठीक है। इनके बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो, अगर ये यहाँ पर बैठे हैं मनोज जी, ठीक है, इनके बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। ठीक है। ठीक है। तब उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो, यहाँ से यहाँ तक केवल, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। और यहाँ से यहाँ तक 17 लोग हैं। देखो, 15 में से एक दो तीन चार, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक दो तीन चार, कितने लोग हट गए? हम्म, एक दो तीन चार। अगर 15 में से ये चार चले गए तो कितने बचे? 11 बचे। 11 बचे। तो वो 11 लोग यहाँ पर हैं। 12 13 14 15। ठीक है। एक दो तीन चार, इनके बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ठीक है। ठीक है। सब कुछ सही है ना? कितने लोग हैं ये बताना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ से यहाँ तक देखो 17 लोग हैं, 17वें स्थान पर ये है। यहाँ से यहाँ तक जो है 15 लोग हैं, इनके बीच में दो लोग हैं। तो अगर मैं इनको यहाँ बैठा दूँ तो इनके बीच में दो लोग ही हो गए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो 15 लोग हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये, दो तीन चार। तो इन चार को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे तो 11 ही लोग बचे ना केवल। ये जो है ये वाला जो प्लेस है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 17 लोग हैं, प्लस यहाँ पे आगे कितने? 11 लोग हैं। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 28 लोग हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग आपको बताने हैं। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच थे 15, पाँच चौक 20, और कहीं है क्या? 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में तो है 20। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और कहीं दिख रहा है क्या? और कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन में भी 20 है भाई, और तो कहीं दिख नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चार स्थलों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ शब्द, यानी ऑड वन आउट आपको छांटना है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर।
ये तीनों चीजें नॉर्थ इंडिया में है ना। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, और नॉर्थ में क्या है, ये तीनों दिल्ली में है भाई। ये तीनों दिल्ली में, ये नीचे है, तो एक ये तीनों दिल्ली में, ये अलग है। खत्म काम। चलिए, 9 से 11 +2, 11 से 15 +4, 15, 5 और 3, 8 + 8, यहाँ पे कितना हो गया, 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो रहा है क्या, 6 3 9 3, बिल्कुल +16 हो गया। अब 16 दूनी 32, डबल डबल प्लस होता जा रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 3 7 70। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष तरीके से समान नहीं है, यानी कि इसमें ऑड वन आउट आपको छांटना है। तो एफ से एच नहीं, सॉरी सॉरी, ये सब अलग अलग होते हैं, इनको ये देखना है कि अलग कौन सा है। तो इसमें सबसे बेस्ट वे होता है, आप इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे, एफ होता है 6, एच 8, सी 3, जे क्या होता है आपका 10, एल होता है 12। ठीक है। तो अब देखो, इनमें से यही केवल क्या है, विषम है, बाकी सब सम संख्या है, यानी कि सी इसमें अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू का ससुर है। तो पी जो है, ये ससुर है किसके, क्यू के। यानी पी का कोई बेटा होगा, इनकी कोई पत्नी होगी, कौन है वो, क्यू है। तो क्यू के ससुर कौन है, पी है। ठीक है। क्यू आर से विवाहित है, क्यू जो है वो आर से विवाहित है, बिल्कुल ठीक है। पी की केवल एक बेटी है, पी की केवल एक बेटी है, पी की केवल एक बेटी है, यानी कि पी की बेटी है ये, और ये बेटा अब भी ससुर हुआ, ये पी क्यू का ससुर है। तो क्यू की पत्नी का पति है, ठीक है, अब भी ये ससुर ही तो हुआ। पत्नी का पिता, सॉरी, पत्नी का पति कह रहा हूँ, पत्नी का पिता ससुर ही तो हुआ, ठीक है। क्यू आर से विवाहित है, ठीक है। पी की केवल एक बेटी है, ठीक है। एस क्यू की बेटी है, एस जो है वो क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी होगी एस। ठीक है। आर पी से किस प्रकार संबंधित है, आर जो पी से किस प्रकार संबंधित है, बेटी है भाई, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन पूर्व में 0.4 किलोमीटर चलता है, पूर्व की तरफ 0.4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ता है, 0.3 किलोमीटर चलता है। ठीक है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, और 0.7 किलोमीटर, अगेन पूर्व की तरफ मुड़ा, 0.7 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, और 0.5, दक्षिण की ओर मुड़ा, 0.5 किलोमीटर चलता है। और अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 0.5 किलोमीटर चलता है, और अपनी दाईं ओर मुड़ता है, और 1.1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, और 1.1, यानी देखो 7 तो ये हो गया, 7 4 11 ये हो गया, यानी कि पूरा 1.1 इसने कवर कर लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये 0.7 था, ये 0.4 है यहाँ तक का, तो ये पूरा कवर करके 1.1 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर, यानी कि दक्षिण में है, पहली बात तो ये ऑप्शन खत्म, दक्षिण वाले बचे। 3 ये है, और ये है, देखो ये वाला डिस्टेंस 0.5 है, ये वाला 0.3 है, तो कुल मिला के 0.8 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है। ये उत्तर दक्षिण में है ना, तो उत्तर वाले तो ऑप्शन खत्म हो गए, दक्षिण में ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ऑर्डर में लगाने हैं ना, तार्किक क्रम में लगाने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से देख लो आप, 3 और 5, 3 और 5 में पहले क्या आएगा, 3 क्या है, उत्तर प्रदेश, 5 क्या है, विश्व। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, विश्व से पहले उत्तर प्रदेश आएगा। तो अब देखो, अब उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो 5 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 के बाद 1 और 4, 3 में 1 आएगा या 4 आएगा, एक सेकेंड, ताजमहल। देखो 3 उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो वो भारत में है, भारत एशिया में है, एशिया विश्व में है, लेकिन ताजमहल तो बच गया ना, तो ताजमहल सबसे पहले आना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन से तो गलत हो गया भाई ये। सबसे छोटा तो ताजमहल है ना, ताजमहल आएगा, ताजमहल किस में आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश भारत में आएगा, भारत एशिया में आएगा, एशिया विश्व में आएगा। तो 4 3 1 2 5 इसमें नहीं है, यानी कि हो सकता है उल्टा क्रम दे रखा हो, 5 2 1 3 4, तो 5 2 1 3 4, ये उल्टा क्रम दे रखा है, बड़े से छोटे की तरफ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 42 7, तो 7 का स्क्वायर
लेकिन यहाँ 14 का स्क्वायर नहीं दे रखा। 64। तो 50 और 14 64 हो गया, 42 और 7 49 हो गया यार, बहुत आसान सीरीज। 50 और 14 64 है, 42 और 7 49 है, तो 19 में क्या जोड़ा जाए कि 121 आ जाए, तो 102 जोड़ दो, 121 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? अच्छा, किसका चयन होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के सवाल में आई थिंक अभी तक आपने इस तरीका कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ इन सवालों को। कैसे? बहुत आसान हो जाता है कि आप ये देख लो कि इसकी कितनी शर्तें हैं। देखो, एक दो तीन चार, टोटल 4 शर्तें हैं। तो कोई अगर चार, एक दो तीन चार, जब वो चारों शर्तों को पूरा करेगा तभी उसको जॉब मिलेगी। ठीक है। हम्म, यही होता है मोस्टली। तो चारों को लिख लो आप, एक दो तीन चार, फिर देखना कि ये चारों शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। देखो, 3 दिसंबर 1995 को जन्मा है वो। तो 3 दिसंबर शर्तों पे आ जाओ पहले तो आप। ठीक है। इससे इसके बीच में जन्म होना चाहिए, तो ये पहली शर्त को तो पूरा कर रहा है। 94 के बाद जन्मा है, तो पहली शर्त इसने पूरी कर दी। ठीक है। अ, अभिजीत ने नियमित पाठ्यक्रम में अपने 5वें अधिवार्षिक पाठ्यक्रम तक 70% अंकों के साथ अभियांत्रिकी की उपाधि पूरी की। आवेदक को अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम 60% से ऊपर है, ठीक है, तक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के लिए सूचना पत्र जारी किया जाएगा। एसएसबी जारी किया जाएगा। आवेदकों को अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के 5वें अधिवार्षिक पाठ्यक्रम तक अभियांत्रिकी की उपाधि पूरी कर ली है उसने प्रदर्शन के आधार पर। पाठ्यक्रम तक उनके प्रदर्शन के आधार पर। एक बार और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभियांत्रिकी की उपाधि शरीर आवेदक को 60% अंकों के साथ नियमित पाठ्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभियांत्रिकी उपाधि या अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में होना। तो उपाधि इसने धारण कर ली 60% के साथ, तो दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। ठीक है। और उनके पास कोई स्थायी शारीरिक टैटू नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी शारीरिक टैटू की अनुमति नहीं है, केवल अग्र भुजाओं के आंतरिक भाग को छोड़कर। तो टैटू भी नहीं है, तो ये भी पूरा कर रहा है। अभी अर्धवार्षिक 5वां अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक, ये भी मेरे को दिख रहा है 5वां अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम, तो ये थर्ड वाली को भी पूरी कर रहा है आई थिंक, जो भी इसमें कहना चाह रहा है। ठीक है। बोल रहा है व्यक्ति सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो मेरे हिसाब से तो पूरा कर रहा है। लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाएगी, साक्षात्कार। और भी कुछ है क्या इसमें? अच्छा, अगर वो सेकंड थर्ड वाले को पूरा नहीं करता है तो उन्हें साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी तीनों को। फिर तो थर्ड वाला भी पूरा ही हो रहा है ना, तो देख ही लिया आपने। तो मेरे हिसाब से तो सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है ये। ठीक है। चलिए अगेन 4 शर्तें हैं, चारों शर्तों को देखते हुए क्या लिखना है आपको यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है। अगेन ये बहुत यूनिक तरीका है, ये शायद ही मतलब लोग फॉलो करते हो इसको। 1998 को जन्मे जतिन, तो 1998 को जन्मा यानी कि 99 से पहले जन्मा है, तो पहली शर्त को पूरा कर लिया इसने। अभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष में, अभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष में उनके 7वें अधिवार्षिक, ओ ये सेमेस्टर की बात कर रहा है, ओके। ठीक है, ठीक है, यानी 5th सेमेस्टर तक। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। 7वें अर्धवार्षिकी पाठ्यक्रम तक 75% के कुल अंक के साथ उनके पास कोई शारीरिक स्थायी टैटू नहीं है। स्थायी टैटू नहीं है शारीरिक, तो चौथी वाली शर्त को पूरा कर दिया इसने। अभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष में है वो, तो शिक्षण अंतिम वर्ष में, तो ये सेकंड वाली को भी पूरा कर रहा है। ठीक है। उनके 7वें अधिवार्षिक पाठ्यक्रम तक, तो आवेदकों को अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक, तो 5वें की बात की गई है, लेकिन ये 7वें तक की बात कर रहा है ना। यानी कि वो तीसरी शर्त में कहीं ना कहीं झोल है इसकी। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन में इसने दे रखा है ये, अरे भाई कहाँ है, रबड़ आ जा भाई ये रही। ठीक है। इसने बोला आवेदक समाकलित, सॉरी,
सातवें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 70% का कुल योग होना चाहिए, तो 70% से ज़्यादा है तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। तीसरी को पूरी नहीं करता है बट इसने बोला है ना पूरी हो तो ऐसी चीज़ें हो जो इसने दे रखी है तो क्या बुलाया जाएगा इसको, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी टाइम ले रहे हैं यार क्वेश्चंस इतने आसान तरीके के बाद भी। 1 2 3 4 99 को जन्मा है भाई वो। 1 जुलाई 1999 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 1 जुलाई 1999 के बाद जन्मा है। ठीक है, तो ये पहली शर्त को तो पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, अभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष में है तो अंतिम वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड को पूरा कर रहा है ये। पांचवें अर्धवार्षिकी पाठ्यक्रम तक 75% के कुल योग के साथ, तो पांचवें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 60% से ऊपर होना चाहिए, इसके 75% के ऊपर है तो ये तीसरी शर्त को भी पूरा कर रहा है। उनके पास अपने अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग पर स्थायी टैटू है, तो आंतरिक भाग केवल अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग को छोड़कर, इससे पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है, लेकिन अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग पर टैटू हो सकता है और इसके अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग पर ही स्थायी टैटू है, तो ये फोर्थ को भी पूरा कर रहा है ना। बाकी टैटू नहीं है, बस अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग पर इसके टैटू है, तो ये पहले वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो पहली वाली के लिए इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या भाई? 3 और 4 के लिए है, लेकिन पहली वाली शर्त के लिए एक्सेप्शन इसमें नहीं है। इट मीन्स कि इसको ये मानदंडों को पूरा नहीं करता है। पहली वाली के लिए एक्सेप्शन है ही नहीं, 3 और 4 के लिए एक्सेप्शन है कि अगर 3 और 4 ना पूरी करे तो कुछ सोचा जा सकता है, बट इसने तो भाई नाक कटा दी। सॉरी, नाक नहीं कटाई, मतलब थोड़ा लेट, इन्होंने जन्म लेने में थोड़ा सा देरी कर दी। ठीक है, चलिए, देरी नहीं की, पहले ही पैदा हो गए, सॉरी, नहीं नहीं, हाँ देरी कर दी, देरी, सॉरी सॉरी सॉरी। 15 जनवरी 1995, तो इनके बीच में है क्या? 1 2 3 4, तो पहली शर्त पूरी करते हैं। ठीक है, नियमित पाठ्यक्रम में पांचवें अधिवार्षिक पाठ्यक्रम तक 75% अंकों के साथ, सॉरी 85% अंकों के साथ उन्होंने अभियांत्रिकी की उपाधि पूरी की है। तो देखो, अभियांत्रिकी की जो उपाधि है उसने पूरी कर ली है। ठीक है, तो फर्स्ट पूरी होगी, सेकंड भी पूरी हो गई है। उनके कंधे में एक स्थायी बॉडी टैटू है, तो स्थायी बॉडी टैटू है भाई कंधे में। उनकी अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग को छोड़कर, अग्रभुजाओं के आंतरिक भाग, एक कंधे पे टैटू अग्रभुजाओं में आंतरिक भाग में कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? एग्जैक्टली तो इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। तीसरी कंडीशन को देख लो एक बार, पांचवें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 85% अंकों के साथ अभियांत्रिकी पूरी की है, तो ठीक है, थर्ड भी इसने पूरी की है, लेकिन फोर्थ के साथ क्या है? फोर्थ में क्या है कि यदि आवेदक के पास स्थायी टैटू है तो भारत सरकार द्वारा घोषित आदिवासी क्षेत्रों, तो इसके पास तो टैटू है ना, टैटू तो है इसके पास, कंधे पर है, अग्रभुजाओं पे नहीं बोला, इट मीन्स कि कंधे पर है तो अग्रभुजाओं से अलग ही हो गए शायद। ठीक है, यदि आवेदक के पास स्थायी टैटू है तो उसे भारत सरकार द्वारा घोषित आदिवासी क्षेत्र के समुदायों से संबंधित आवेदक को, अगर टैटू है और वो आदिवासी क्षेत्र के समुदाय से संबंधित आवेदक है तो उसे रियायत दी जाएगी और लिखित परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। अब क्या ये आदिवासी क्षेत्रों का समुदाय का व्यक्ति है क्या? इसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, तो जानकारी अपर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आदिवासी है या नहीं है ये पता नहीं है ना, तो जानकारी अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई कितने सारे दे रखे हैं क्वेश्चंस। अब देखो, हो सकता है इसमें से एक आधा गलत भी हो जाए, बट मेरे हिसाब से तो चीज़ें ठीक ही रहनी चाहिए। 4 कंडीशन हो गई। 1996, तो पहली वाली पूरी करते हैं। आदिवासी क्षेत्र की वैष्णवी, देखो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र दे दिया और टैटू भी होगा 100%। देखो यही चीज़ अभी हमने देखी थी ना, टैटू है और आदिवासी है, तो वो फोर्थ वाला एक्सेप्शन लगेगा 100%, इसमें देख लेना आई थिंक। पांचवें आदिवासी पाठ्यक्रम तक 65%, 60% से ऊपर पांचवा, तो तीसरी शर्त पूरी होगी। अभियांत्रिकी की उपाधि पूरी कर ली इसने, तो सेकंड जो है वो भी पूरी कर ली इसने। कंधे पर एक स्थायी टैटू है, तो कंधे पर स्थायी टैटू है, और टैटू होने पर इन्होंने क्या बोला था अभी, कि अगर टैटू है और वो आदिवासी क्षेत्र के समुदाय जो कि आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है तो उन्हें लिखित परीक्षा की अनुमति देनी चाहिए, यानी कि इनको लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाएगी फोर्थ कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
डी जे ब्रेवो। डी से ये पहली वाली सीरीज को देखेंगे पहले, है ना? ठीक है। डी से जी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, क्या क्या हो रहा है यार ये? डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है, तो डी से जी, तो डी से श्रृंखला है ना, ये श्रृंखला है ना, सीरीज है ये, ग्रुप्स नहीं है ये सीरीज है। तो डी से जी, तो डी ई एफ जी, जी से जी एच आई जे होना चाहिए था, जे के एल एम हो गया, एम एन ओ पी हो गया, तो प्लस थ्री सब में हो रहा है, इसमें प्लस थ्री नहीं हो रहा है, ये वाला गलत हो गया ना, के वाला गलत हो गया, के एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न को चुनना है, यानी कि ऑड वन आउट आपको छांटना है। तो देखिए 513, 342, 135, 124, ये सारे तो मेरे को नंबर सही लग रहे हैं, ये प्राइम नंबर लग रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर है ना, 5, 3, 8 और 1, 9, तो 3 से कट गया, तो प्राइम नंबर नहीं है ये। ओके, तो प्राइम नंबर तो ये भी नहीं है, सम विषम का लॉजिक भी नहीं लग रहा है। तो 5, 3, 8 और 1, 9, 4, 3, 7, 8, 9, 5, 3, 8 और 9, 4, 2, 7, लो। सभी के अल्फाबेट का, सभी के डिजिट्स का सम जो है वो 9 है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है वो 7 है, तो सभी के यहाँ पे 9 है, डिजिट का सम इसका 7 है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से चलते हैं ना, 50 क्वेश्चन रह गए अभी, हम 50 से ज़्यादा, 56 क्वेश्चन रह गए, 35 मिनट, और मैथ्स के सवाल भी हैं भाई इसमें। क्या ये देखना पड़ेगा। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2021 में चावल, चावल का यहाँ ये, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने वृद्धि हुई है, देखो 400 से कितना हो गया, 440, तो 40 रुपए की वृद्धि हो गई है 400 पे। तो 1/10, 1/10 होता है 10%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं और मक्का के औसत उत्पादन के बीच अंतर है। गेहूं और मक्का के औसत उत्पादन के बीच में अंतर बताना है आपको। तो भाई जोड़ दो पहले इसको, गेहूं और मक्का को। जीरो आ गया, 8, 5, 13, 13 और 4, 17, एक, 6 और 1, 7, 7, 14, 6 और 1, 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28, 30 और 4, 34। तो भाई गेहूं का तो ये हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ठीक है। गेहूं और मक्का, तो मक्का का कितना हो गया, 0, 4 और 2, 6 और 6, 12, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अगेन 5, तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 2, 5, 4, है ना, 4, तो 4, 5, 2, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। हम्म, तो ये क्या हो गया भाई, गेहूं और मक्का के औसत उत्पादन में अंतर कितना है? 1, 0, 8 और 5, 13, 4, 17, 1, 6 और 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 30 और 4, 34, 5 6 30, 5 3 45, 5 चौक 20, ठीक है। उसके बाद मक्का का हो गया 0, 4 और 2, 6 और 6, 12, 1, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसने क्या पूछा है, ऐसे रखते हैं इसको, हाँ। 2021 में कुल उत्पादन इतना था, ठीक है। तो वर्ष 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना प्रतिशत, कितना होगा केंद्रीय कोण, देखो भाई डी का, डी क्या है, ये है डी, है 20%। देखो ये 100% होगा, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इसमें इसकी जरूरत भी क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डी में 20% है। आपको कोण कैसे निकालना है, देखो टोटली क्या होता है, 360 डिग्री होता है, 360 का 20% निकालना है, 1/5 निकालना है आपको, सिंपल है ना। ये जो हिस्सा है ये एक 20% ही तो कवर करा, यानी कि 1/5 कवर करा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 होगा ऑप्शन नंबर
डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए। हम्म, इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था? अधिकतम किस कंपनी का था 4 वर्ष के दौरान? औसत उत्पादन पूछ रहे हैं, तो सबका सम कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सम कर लो भाई सबका। तो 8, 2 10 और 2 12, 15। ठीक है। 8 2 10 2 12 15, 4 4 8 9, 10 और 2 12 और 4, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 965 हो गया इसका। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 1 4 और 1 5 3 8 4 12, 12 और 4 16, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 7। ठीक है। 6 4 10 और 5 15, 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 9 10 11 12 13 14, 2 3 4 5 6 7 8 9, 945। 0 8 और 2 10, 4 1 5 3 8 4 12 4 16, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 960। तो किसका सबसे ज़्यादा है इसका? तो टोटल इसका ज़्यादा है तो एवरेज भी इसका ज़्यादा होगा, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 40% बट्टे पर बिक्री करके भी 20% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था? आसान सा क्वेश्चन है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? 40% छूट दी, मैंने कहा 100 रुपये किसी का मैंने अंकित मूल्य रखा हुआ था, मार्क प्राइस रखा था, 40% की छूट देकर उसको 60 रुपये में बेच रहा हूँ मैं। अभी भी मेरे को क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो 60 रुपये है ना, ये 120% के बराबर है। जो भी कॉस्ट प्राइस मेरा था, 100% होता है कॉस्ट प्राइस, बट 20% का लाभ अभी भी मैं 60 रुपये का बेचकर 20% का लाभ कमा रहा हूँ, यानी कि 120% के बराबर है ये। इंटू 100 कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। समझ पाए? मैं 60 रुपये में कोई चीज़ बेच के भी 20% का लाभ कमा रहा हूँ, यानी कि 60 रुपये की वैल्यू 120% के बराबर है ना। तो 120% वैल्यू 60 के बराबर है। 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 100 करेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 5 6, तो 6 एकम 6, 10 पंजे 50, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 50 रुपये होगा। पूछा क्या, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था? तो क्रय मूल्य 50 है और अंकित मूल्य 100 है, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है? डबल, यानी कि 100% अधिक है। ठीक है, 50 का 100% 50 होता है और 50 ही अधिक है। ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात इतना है, जिसमें से एक 900 है। दी गई संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है आपको, इनमें से एक 900 है। अब देखो, रेशियो 7:9 है किसी दो संख्याओं का, तो इसकी संभावना ज़्यादा है ना कि 9 की वैल्यू 900 होगी, 7 की वैल्यू 900 थोड़ी हो सकती है। 7 का मल्टीपल थोड़ी है 900, नहीं है ना। इट मीन्स कि 9 की वैल्यू 900 है, इट मीन्स कि 7 की वैल्यू 700 हो जाएगी, है ना। जिसमें से एक 900 है, तो 9 की वैल्यू 900 है, 7 की वैल्यू 700 होगी। तो 700 और 900 का आपको एलसीएम निकालना है। देखो 100 तो कॉमन हो गया, 7 बचा और 9 बचा। ठीक है। तो 9 7 6300, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकान में किस अनुपात में क्रमशः 40 रुपए और 55 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली दो किस्मों की दाल होनी चाहिए, ताकि 52 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त किया जा सके? देखो, एक 40 रुपए किलो वाली दाल है, एक 52 रुपए किलो वाली दाल है, मिक्स करके हमें चाहिए 52 रुपए किलो। ठीक है। तो एलिगेशन लगा दो, 52 रुपए चाहिए और 52 यहाँ दे रखा है। अच्छा, 55 है, सॉरी, एक 55 वाली है, तो 52 चाहिए, तो इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से इसको, तो ये बचा 3, और ये 40 50, ये बचा 12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1:4, 1:4, 4:1 नहीं, 1:4, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए। 30,000 रुपये का मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 36,000 रुपये हो जाता है। 2 वर्षों के लिए उसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, 5 वर्ष में 36,000 रुपये हो गए, 30,000 रुपये थे, तो मेरे को 5 साल में कितने रुपए मिल गए भाई? 5 साल में 6,000 रुपये मिल गए मेरे को। तो एक साल में कितने मिलेंगे? 1,200 रुपये मिल जाएंगे। यानी एक साल में 1,200 रुपये मिल रहे हैं, मेरे को रेट निकालना है। ठीक है। मेरे को 1,200 रुपये एक साल में मिल रहे हैं, किस पर? 30,000 पर 1,200 रुपये, अरे यार, 1,200 रुपये एक साल में मिल रहे हैं किस पर? 30,000 पर। ठीक है। देखो कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है मेरे को एक साल में, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 चौक 12, यानी कि 4% का मेरे को ब्याज मिल रहा है। तो रेट कितना आ गया?
ये कह रहा उसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए क्या होगा। ठीक है, उसी मूलधन पर, ये बोलना चाहिए था उसी रेट पर, है ना, उसी ब्याज दर पर बोलना चाहिए था, मूलधन पर ब्याज दर पर। तो 4% का रेट आ गया, 2 वर्ष के लिए आपको निकालना है। तो सिंपल, देखो बहुत आसान भाषा में समझो, 30,000 रुपये हैं, तो पहले साल तो इसका 4% मिलेगा मेरे को ब्याज के रूप में, तो 4 × 3 = 1200 मिल गया। अगली साल 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी इसका भी 4% मिलेगा, यानी कि 48 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1200 का 4% कितना हो गया, 12×4 = 48, तो 2448 रुपये आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव 10 मिनट के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। देखो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, इतनी सी चीज है। ठीक है, पूछा गया इसने, अब बोला गया इसने 10 मिनट के लिए वो 48 की स्पीड से चल रहा है। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट में वो 48 किलोमीटर चल सकता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 6 × 6 6 × 8 = 48, यानी 8 किलोमीटर चल गया होगा 10 मिनट में वो। ठीक है, 60 मिनट में 48 किलोमीटर चल सकता है, तो 10 मिनट यानी कि 1/6 हिस्से में 1/6 भाग ही चलेगा वो। ठीक है, 1/6 टाइम में 1/6 भाग चल गया वो। 60 की स्पीड है, यानी कि 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर चलता है, तो 15 मिनट में कितना चलेगा, 15 मिनट में 15 किलोमीटर चलेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना लिया उसने, 15 और 10 25 मिनट लिए। बट टाइम को किसमें बदलना पड़ेगा आपको, 25/60 करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा आपको टाइम को। ठीक है। ठीक है, नहीं तो आप 1 मिनट का निकाल के इंटू 60 भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे, देखो 23 किलोमीटर वो चल रहा है 25 मिनट में, तो 1 मिनट में वो इतना चल रहा है, इंटू 60 करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप, वही सेम चीज़ ऊपर जाएगा ये 60 यहाँ पे, या नीचे टाइम को घंटे में बदल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने कहा 1 मिनट में वो इतना चलेगा, और इंटू 60 कर देंगे तो ये 60 मिनट में चलेगा। तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो 12×3 = 36, 25×26 = 27 बटे में 5, तो 5×5 = 25, तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 5×5 = 25, 1/5, 55 सही, 1/5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योग 106 है। पहली से दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी से तीसरी का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ए बी सी मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली से दूसरी का अनुपात इतना है, 5 6। दूसरी से तीसरी का अनुपात यानी बी और सी का अनुपात इतना है। ठीक है, जब ऐसे रेशियो होता है तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसको ही बिठा दो आप। तो 6 के बगल में जगह खाली है 6 को, 9 के बगल में जगह खाली है 9 को, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 10×6 = 60। तो ये ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनका योग कितना है, 106, तो इनका योग करके देखो कितना आ रहा है, 6 5 11, ज़्यादा हो रहा है नहीं, तो एक बार इसको 3 से काट सकते हैं क्या, 3 से काट दो, 3 × 3 = 3, 3×5 = 15, 3 × 3 = 24, 3×2 = 6, 0। अब कितना आ रहा है, देखो इसको 20 30, 8 5 13, 3 4 5, 53 आ गया है ना, 38 40 50 और 3 53। 53 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 106, तीनों का योग 106 दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पूछा क्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है, 18 यूनिट, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल, 18 दूनी 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़कों का औसत भार 9 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका भार 39 किलोग्राम है, को दूसरे लड़के से बदल दिया जाता है, तो नए लड़के का भार बताना है। इसने क्या बोला कि 5 लड़कों का एवरेज 9 किलोग्राम बढ़ गया। कब बढ़ा, जब जिसका 39 किलोग्राम था वो चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। तो जो दूसरा व्यक्ति आया उसका भार कितना था, देखो ये 39 किलोग्राम वाला गया, तो जब वो नया व्यक्ति आया तो वो 39 तो लेके ही आया। अगर वो खाली 39 ले आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गया उतना आ गया। लेकिन ये 39 नहीं लेके आया, ये इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि स्तंभ में 5 बंदों में 9 9 बट गया। एवरेज का मतलब होता है सभी के पास उतना उतना बढ़ गया, तो 9 एवरेज बढ़ गई, यानी कि सबके पास 9 9 बढ़ गया। 5 बंदों में 9 9 बटे, यानी कि 45 ही एक्स्ट्रा लेके आया था अपने साथ। तो 39 तो था ही था, 45 और एक्स्ट्रा लेके आया था, तो 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, यानी उसका वजन जो था वो 84 किलोग्राम्स था। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। 100 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। देखो 2 वर्ष के लिए
CISI का अंतर कितना होता है? प्रिंसिपल का R% का R%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 100। और वैसे भी यार ये तो सिंपल 1% आएगा, इसका 100 रुपये दे रखा है, सिंपल है। रेट कितना है? 10% से आएगा ना। रेट कितना है? 10%, यानी 1/10, फिर 1/10, इससे ये खत्म हो गया, तो एक एकम एक, ठीक है। ये आसान सा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। यदि रोहन की आयु निखिल से दुगनी है तो रोहन बराबर निखिल से 2 गुना है, ठीक है। और निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, तो निखिल बराबर है रोहन से 8 वर्ष छोटा। तो रोहन की आयु क्या होगी? रोहन जो है निखिल से डबल है, और निखिल जो है रोहन से 8 वर्ष कम है। तो आर की जगह यहाँ पे 2n रख दो आप। यहाँ पे आर जो है वो 2n रख दो आप, 2n-8। तो ये n आ गया, n बराबर आ गया आपका 8। तो निखिल आ गया 8 और रोहन आ गया आपका 16, ठीक है। पूछा गया उसकी आयु, यानी कि रोहन की आयु पूछे तो कितनी हो जाएगी? 16। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। जब वह पहले से ही 600 मीटर आगे है, तो चोर 600 मीटर आगे है, पुलिस उसके पीछे से भागती है। पुलिस 9 की स्पीड से भाग रही है और चोर 8 की स्पीड से भाग रहा है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? देखो, पुलिस जो है वो 9 किलोमीटर भागती है 1 घंटे में, और चोर जो है वो 8 किलोमीटर भागता है 1 घंटे में, ठीक है। इनके बीच में अगर ये 1 किलोमीटर की दूरी होती तो 1 घंटे में चोर 8 किलोमीटर भागता और पुलिस जो है वो 1 किलोमीटर यहाँ पे दूर थी, 1 घंटे में भाग के इसको पकड़ लेती। इट मीन्स, मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में पुलिस 1,000 मीटर ज्यादा भागती है, किसमें? 60 मिनट में। 1 घंटे में पुलिस जो है वो 1,000 मीटर डिस्टेंस इनके बीच में कम कर देती है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर है। 600 मीटर है। मैंने ये कहा, या इसको और उल्टे तरीके से लिख लो कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। आप मेरी बात को समझ पाए? इनके बीच में 1 किलोमीटर की स्पीड का गैप है, यानी 1 घंटे में ये 9,000 मीटर चलते हैं, तो ये 1 घंटे में 8,000 मीटर, यानी कि ये 1,000 मीटर ज़्यादा आगे बढ़ जाती है पुलिस इससे। इनके बीच में गैप कितने का है? 600 मीटर का। तो पुलिस जो है वो 600 मीटर आगे इससे कब पहुंच जाएगी? पुलिस जो है इनके बीच का 1 किलोमीटर, यानी कि 1,000 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे में कवर कर लेती है। तो 600 मीटर का डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करेगी? 60 मिनट में वो 1,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करेगी? 1,000 इसके नीचे ले आओ, 60/1000। ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया इतनी देर में, इंटू 600 मीटर कर दो, तो 600 मीटर का डिस्टेंस आ गया। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 6 36, यानी कि पुलिस 36 मिनट में चोर को पकड़ लेगी। तो चोर कितनी दूर पर पकड़ा जाएगा? यानी कि पुलिस को 36 मिनट चलना पड़ेगा ना, तभी तो वो इसके बीच में 600 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। तो 9 की स्पीड से 36 मिनट में कितना चलेगी पुलिस? देखो, 9,000 मीटर पुलिस 60 मिनट में चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? अपॉन 60, इंटू 36 मिनट में, तो इससे ये खत्म, 6 6 36, 9 6 5400 मीटर। तो 5400 मीटर यानी कि 5.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टाइम कम है, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, ठीक है। 1,000 गुना 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। देखो, आपको पता है जब डिवाइड में पावर होती है तो पावर कट जाती है। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 की पावर देखो 1,000 है यहाँ पे, इंटू 3 की पावर 4, इंटू 5 की पावर 2 है। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो ये 5 की पावर 2 गई, यहाँ पे कितनी बची? 5 की पावर 3 बची, ठीक है। इंटू 6 को 3 की पावर में बदल दो, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बची केवल, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 यहाँ से खत्म, तो 3 की पावर 1 बचा केवल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से चलते हैं यार, है ना, हिंदी है वैसे तो एंड में, बट थोड़ा सा तेजी से। यदि एक यदि टंकी सामान्यतः 6 घंटे में भर जाती है, परंतु इसके तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है, तो देखो, ए पाइप है कोई, वो 6 घंटे में भर सकता है। बट एक और पाइप आ गया, यानी कि जो एक छेद आ गया रिसाव के कारण, वो उसको 4 घंटे अधिक, यानी कि 10 घंटे लग रहे हैं। रिसाव से टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी आपको बताना है। तो देखो, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 10 तिया 30, 6 पंजे 30। ए अकेला 5 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, यानी कि बी क्या है? 1 घंटे में 2 काम बिगाड़ रहा है। टोटल काम कितना है? 30। अगर 1 घंटे में 2 काम बिगाड़ रहा है तो 30 काम को 15 घंटे में बिगाड़ देगा, तब 15 घंटे में उसको खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्य ए 15 दिनों में कर सकता है,
बी 20 दिनों में कर सकता है, सी 25 दिनों में कर सकता है। ये तीनों एक साथ कार्य करके 4700 रुपये कमाते हैं, सी का हिस्सा बताना। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। जो इनकी एफिशिएंसी होगी ना उसी रेशियो में इनको पैसा बटेगा, ठीक है। तो 20 दूनी 25 दूनी 50, 2500 का 100, तो 100 नहीं कटेगा, 100 200 300, ठीक है। 300, 25 छिक्का 150 यानी कि 25 दूनी 50, ठीक है। 15 आ गया यहाँ पे, 15 दूनी 30, ये 20 आ गया, 20 30 40 और 7 47, ठीक है। इनकी जो इनकी एफिशिएंसी, एक सेकेंड, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 20 15 और 12, इसी रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। तो टोटल इतने रुपए मिलेंगे इनको, अगर इसको 20 मिलते हैं, इसको 15, इसको 12, तो टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 47 रुपये मिल जाएंगे। 47 की वैल्यू 4700 है, यानी एक की वैल्यू 100 है। पूछा क्या, सी का हिस्सा कितना, 12 है, यानी कि 1200। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 10 है और 11वां पद 70 है, तो सारवंतर यानी कि डी बताना है आपको। आपको पता है पहले पद को आप क्या कहते हैं, ए कहते हैं। बाकी आपको कोई भी पद निकालना हो, जैसे 11वां पद निकालना है तो आप A+10D लिख देंगे। आपको 20वां पद निकालना है तो A+19D लिख देंगे, ऐसे तो लिखते हैं। तो 11वां पद क्या है, A+10D बराबर 70। ए क्या है आपका, 10+10D बराबर 70, तो 10D, ये 10 इधर माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी बची, 6। तो ऑप्शन नंबर सी, डी ही पूछा है आपसे, खत्म काम। आर्टिकल शब्द के अक्षर को यादृच्छिक रूप से विभिन्न तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, स्वरों के सम स्थान पर आने की प्रायिकता क्या होगी। यार टाइम है क्या इतना हमारे पास, चलो समझा देता हूँ, थोड़ा जल्दी से समझते हैं इसको। ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार आया हुआ है, मॉक टेस्ट में भी आ चुका है। स्वरों के सम स्थान पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ARTICLE, 1 2 3 4 5 6 7, तो सम स्थान पर यानी कि या तो दूसरे पर या चौथे पर या छठे पर, इन स्थानों पर वॉवेल को रखना है, स्वर को रखना है। तो स्वर केवल 3 स्थान पर रहेगा, 3 स्थान पर अदल बदल करके बन सकता है, वो विभिन्न तरीकों से बनाना है। तो इस तरह से जब आपको 3 स्थानों पर अलग अलग करना है तो कुल मिला के 3 फैक्टोरियल जो है वो वॉवेल का स्थान आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इनको तीनों को अलग अलग करके जब लिखेंगे ना, टोटल 6 बार लिखा जाएगा, मतलब फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब मैं इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, टाइम कम है, ठीक है। इस तरह से जब आपको रोटेट करके लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अब जैसे अब देखो, अलग अलग विभिन्न तरीके से व्यवस्थित करना है इसको, तो ATCE, ये 4 कॉन्सोनेंट है, इनको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करना है, तो कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, कितनी बार लिखा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इतनी बार बनाया जा सकता है इसको। इसने कहा कि स्वरों के समस्थान बनाने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। वॉवेल को 3 जगहों पे लिखा जाएगा, तो कॉन्सोनेंट को 4 जगह पे, ठीक है। तो इंटू कर दो इसको, तो और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कितने, 7 है, 1 2 3 4 5, टोटल आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो इसको डायरेक्ट 6 ही लिख दो आप। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे होता है। 4 फैक्टोरियल तो ये है, देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, 6 से 6 खत्म, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 35, तो 1/35, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, नहीं तो अभी टाइम कम है, थोड़ा तेज से चलते हैं ना, 10 मिनट हमारे शुरू में ज़्यादा खराब हो गए थे। समांतर श्रेणी है ये। 19वां पद कौन सा होगा, अगेन देखो 19वां पद है, A+18D आ जाएगा। डी क्या होता है, डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। पहला पद क्या है, 7+18 = 108, 10 115, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, अच्छा हिंदी आ गई अब तो, चलो 13 मिनट में हो जाएगी हिंदी, बिल्कुल आराम से हो जाएगी, चलते हैं, ठीक है। जैनियों डैश बनाए गए जैन मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। जैनियों जैनियों के द्वारा बनाए गए, जैनियों पर में, जैनियों के द्वारा, ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश्वर्य शब्द में प्रयुक्त संधि है, महेश्वर्य। यार संधि वगैरह तो यार मैं भूल गया हूँ, कभी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, इतनी याद है नहीं, पढ़नी पड़ेगी यार वैसे भी। अब इसका मेरे को आइडिया नहीं है ना, इसको बाद में देखेंगे। अयोगवा वर्ण यानी अयोगवा वर्ण, अयोगवा ध्वनियाँ कौन सी होती है, अंग और अ, ये वाली, है ना, अयोगवा ध्वनियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, आसान सा सवाल है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है, संभाव्य भविष्य काल, बिल्कुल सही बात है। हेतु हेतु मत सामान्य, संभाव्य, संभव है ना, तो संभाव्य भविष्य काल है ना, 100% नहीं है, संभाव्य है। दूध रोटी पद में समास, दूध रोटी यानी दूध और रोटी, और से जुड़ने वाले कौन से होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है? यानी पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं बताना है? खटमल, दीमक, दीमक लग गई सोफे में, दरवाजे में दीमक लग गई, चीताबाज, तो ये तो स्त्रीलिंग सा है ना, दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र दो कारण। तूफान आने का संदेह है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह तो वैसे भी गलत फॉर्मेशन से लगा, तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी यार देखते हैं, दो तीन ऐसे अलग से लग रहे हैं। शुद्ध शब्द है परीक्षा, बड़ी की मात्रा आती है। परिणति ठीक है। प्रसाद में सा आता है। प्रांगण, प्रांगण क्या होता है? प्रांगण तो होता है ग्राउंड। परिणति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब शब्द में किस भाषा का उपसर्ग? लाजवाब में ला है, किस भाषा का है? लाजवाब तो उर्दू भाषा का ही है ना, लाजवाब, लजीज ऐसे करके उर्दू का ही होना चाहिए वैसे भी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता खाना खाकर खेलने गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? खाना खाकर खेलने गई, तो ये तो भाई पूर्वकालिक क्रिया, आपने पढ़ा होगा, आसान सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई काम करके दूसरा काम करने जाना तुरंत, वो पूर्वकालिक होती है, ठीक है। जज के अर्थ हैं, जलज मतलब जल में उत्पन्न कमल, सही बात है। मछली, चंद्रमा, शंख, मोती, उपयुक्त सभी। जलज मोती को भी कहते हैं भाई, यानी ये भी है, उपयुक्त सभी हो सकता है भाई, हो सकता है ये हो, ठीक है। चंद्रमा को भी जलज कहते हैं भाई, ये भी सही है। तद्भव शब्द बताना आपको, जलधि, शांत, शांति, ताप, काज। जलधि तत्समय, शांति तत्समय, ताप और काज, पूरन कीजिए काज। तो काज कार्य का तद्भव हो सकता है, कार्य का तद्भव काज या काम हो सकता है। ताप का तो ताप ही रहेगा ना, तो यही हो सकता है मेरे हिसाब से, अलग हो, ये होना चाहिए, और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन में शम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन में शम यानी शांति होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है। कुछ होना चाहिए, कुछ होनी चाहिए। समान होनी चाहिए, श्याम होनी चाहिए, गलत, तो यही लग रहा है, शांति होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकीर का फकीर होना, उपयुक्त अर्थ बताना। परंपरा का अनुकरण करना, बिल्कुल सही बात है। भीख मांगना, खुशी के समय विघ्न आ जाना, बेकार की बात है। परंपरा का अनुकरण करना है ना, लकीर के फकीर यानी कि उसी लकीर पर चलते रहना। समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी सोम, वासव, पारिजात, धनद। इंद्र शब्द का, सोम तो अलग देवता है, इंद्र अलग है, ये तो नहीं हो सकता। वासव, वास में वासना शब्द है, अवासना इंद्र से हो सकती है, लिंक हो। पारिजात, धनत, ये तो लग रहा है धन, पर धनत तो कुबेर हो सकते हैं, कुबेर धन के देवता, तो डी सी होना चाहिए फिर तो। बाकी आई एम नॉट श्योर यार इसमें। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक, दूसरा, दोनों, दूना, दो। दूसरा, क्रम क्या है? दूसरा, आसान सा सवाल है ये भी। वाच्य का क्या अर्थ होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? बोलने का विषय, ये भी आपने वाच्य पढ़ते वक्त देखा होगा, आसान सा सवाल है। छुरी का तत्सम शब्द, छेदनी, छेदनी तो नहीं होगा। छत्रक, क्षीर, क्षुरिका, क्षुरिका होना चाहिए। ये तो शायद उसमें था, छठी क्लास की वो जो मणिकर्णिका आती थी, कौन सी बुक आती थी, उसमें ये सब शब्द क्या अर्थ थे। अरे यार बकैती कम करें, 7 मिनट रह गए हैं बस। बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। बहुवचन, रुपए, वर्षा, दूध, भाग्य। रुपए, रुपए है ना बहुवचन। वर्षा हो रही है, दूध, भाग्य, हमारे भाग्य जाग गए, तो भाग्य भी बहुवचन है। कितने रुपए मिले? रुपए करेंसी भी हो सकता है, रुपया होता है, रुपए भी होता है। एक साथ बोला जाएगा रुपये को। भाग्य जाग गए, मेरे को डी ज्यादा सही लग रहा है भाई। बहुवचन, भाग्य जाग गए, हमारे भाग्य में, तो भाग्य सिंगल भी हो सकता है यहाँ पे, तो रुपए बहुवचन हो सकता है फिर तो। रुपए के साथ जाते हैं, लेट्स सी।
कौन सा युग्म संधि का सही उदाहरण नहीं है? संधि का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? हरे है, हरे। यदि आपी, यदि आपी, यद्यपि, यद्यपि अ होना चाहिए ना, आपी थोड़ी होगा, ये वाला गलत है उदाहरण। प्रत्येक, प्रत्येक, मनोरंजन, बिल्कुल सही, ये वाला गलत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का उपयोग किया है ना? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, अंतिम रूप, योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम लगा देंगे ना। अंतिम रूप ले लिया विचार ने, खत्म हो गया विचार। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमाद्री का मतलब क्या होता है? पर्वत, शैल, हिमालय, हिम। हिमाद्री जहाँ पे हिम हो, हिमालय होना चाहिए हिमाद्री का तो। कौन सा विलोम युग्म सही है? कवि का कवियत्री, कवयित्री होता है ना, वो तो ऐसे छोटी की मात्रा होती है ना, तो ये गलत है। योगी का रोगी, योगी का रोगी विलोम होगा क्या? विद्वान का विदुषी, ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया ना। अतिथि, तीन गलत हो गए, एक ही होगा ना, और क्या ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई 5 मिनट जल्दी चलो। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या नहीं पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? चरण रूपी कमल यानी कि रूपक। ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, न जाने कितनी बार। जो कानून के अनुसार न हो, एक शब्द, जो जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध। अकानून देख रहा था मैं कानूनन को। मैं खुद लिख लूंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंध निजवाचक, खुद का है मतलब निजवाचक। ठीक है, आसान सवाल है। किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी, वित्त, तो शब्द नहीं होगा। व्यथा, वी यथा, व्यथा। व्यतीत, विदित, विदित, वी यथा, व्यथा। तो ये वाला सही होना चाहिए, आई थिंक वी उपसर्ग इसमें होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? पर्वत, महीधर, पर्वत को ही कहते हैं महीधर। शूल, अटल, मही, मही पृथ्वी को कहते हैं, महीधर कहते हैं आपके पर्वत को। स्पष्ट। निम्न में कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय कौन सा होगा? सूखा, सुनहरा, बल्कि, ऊपरी, ऐसे शब्द तो अव्यय होते हैं, ये तो यार आसान सा है सवाल। नासिक के व्यंजन की संख्या है, नासिक के व्यंजन कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। पहला ही चैप्टर वर्ण है, जो कि आपने, मैंने, सबने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? ऋण, इया, ये वाला, और ऋणम, ऋण, न, म, ये नासिक के व्यंजन है, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व और शर्व, सर्व, सर्व मतलब हो गया सभी, 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 तो ये ऑप्शन खत्म। सर्व, सर्व का मतलब शव, शैव या शाकाहारी। शाकाहारी में सर्व आएगा क्या? शाकाहारी तो नहीं होना चाहिए सर्व। सर्व, शैव, शव, सर्व मतलब शव या शैव। शैव तो क्यों ही होगा, शैव सर्व क्यों होगा? शव होना चाहिए, आई थिंक यही ऑप्शन लग रहा है, बाकी तो और ऑप्शन लग नहीं रहे, तो यही होगा इसका। चलिए भाई, एक आ गया अब अपना पैसेज। खत्म। 3 मिनट आपके पास है, आराम से कर देंगे पैसेज। चलिए। अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। किसके बारे में अनुच्छेद? कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिससे व्यक्ति की सर्दी जुकाम और सांस लेने में समस्या हो सकती है। व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। सरकार ने सामाजिक दूरी, ठीक है, इस बीमारी के लक्षण की बात कर रहा है। वायरस, इस वायरस का संक्रमण, यह वायरस एक दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से जाता है। यह वायरस, एक ही वायरस की बात चल रही है भाई, इस कोरोना वायरस की। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, तो कोरोना वायरस के बारे में, ये पूरा कोरोना वायरस के बारे में, ये लक्षण, सामाजिक दूरी, सब भी दिया होगा इसमें, तो यही होना चाहिए, और क्या होगा? व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति का क्या होता है? आदमियत, आदमी का होता है ना आदमियत। व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। यह वायरस सबसे पहले किस देश में आया? तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, चीन में आया था सबसे पहले। देख लो आप, ऐसा इसमें लिखा हो कहीं। हाँ, इस वायरस से, ठीक है, ये वायरस एक दूसरे से मैंने, इसलिए सावधानी बरती जानी चाहिए। हम्म, ये वायरस जिसमें फैलता है, ये वायरस दिसंबर सबसे सबसे पहले चीन में आया। लो भाई, इसमें भी दिखा दिया, इसमें भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। वायरस से बचने के लिए सरकार किस बात पर जोर दे रही है? हाथ से हाथ मिलाना, बाहर खुली हवा में घूमना, मिलकर रहना, सामाजिक दूरी, ये भी कोई इसमें पढ़ने की जरूरत है क्या? इसमें, इसमें है क्या कुछ? ये रहा, सामाजिक दूरी।
तो यार ये आसान सा था सवाल। अनुच्छेद में कौन से वायरस के बारे में बताया गया और यह फैलने से कौन सी समस्या होती है? किस वायरस के बारे में बताया? कोरोना बिल्कुल सही। डेंगू के बारे में नहीं, मलेरिया के बारे में नहीं, स्वाइन फ्लू नहीं, कोरोना के बारे में बताया है। जुकाम सर्दी ये सब ही है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, खत्म हो गया। ये हमने कितने यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 145 हमने आंसर कर दिए। 5 क्वेश्चंस रह गए जिसमें से भाई आई थिंक हमने हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं ना। लास्ट हमने हिंदी में भी 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं। महेश्वर है शब्द में प्रयुक्त संधि है, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि, गुण संधि। महेश्वरी। और कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है, तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई नहीं, हिंदी में 2 ही क्वेश्चन रह गए ना। अभी संधि को रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। चलो यार, इसको सबमिट करते हैं। वैसे भी हमारा बीच में काफ़ी वो हो गया था ना। 145 145 ठीक अटेम्प्ट है। आसानी पेपर था, इसमें भी ऐसा मुझे तो लगा नहीं कुछ ज़्यादा, कुछ 4-5 गलत होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम आई थिंक सो। लेट्स सी। अरे भाई सबमिट हो जा, क्या हो रहा है इसमें? लो भाई, इसमें मैंने खोल लिया है। ये अभी तक चल ही रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप? ये अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ये हमने देख लिया यहाँ पे। इसमें स्टेटस आ रहा है ना, यहाँ देख लेते हैं। ये भी नहीं खुल रहा क्या? यार, ये मैंने वापस से टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आके अटेम्प्टेड टेस्ट पे आया था मैं। उसमें भी नहीं खुल रहा यार, क्या हो रहा है भाई ये? आ गया भाई, आ गया, फाइनली आ गया। ओ माय गॉड, मैं कह रहा था 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे हमारे, लेकिन हमारे 10 क्वेश्चन गलत हैं भाई। 5 हमने स्किप किए थे और 135 हमारे करेक्ट हैं, जिसमें से हमारे 270 मार्क्स हैं। पेपर आसान था इस हिसाब से, तो मार्क्स ठीक ठाक हैं। आई थिंक 10 क्वेश्चंस गलत कहाँ हुए हैं ये चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, क्या कहते हैं, वो आ गया होगा आई थिंक, ऐप पे आ जाता है ना। तो उसकी जो शॉर्ट्स वीडियो बना दूँ आज, तो देख रहे हो आप कितनी मतलब बीच में लाइट चली गई, एक बार पीसी बंद हो गया, फिर बीच में कोई घर पे कोई आ गया। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मतलब काफ़ी मेहनत है यार इसमें। अभी से एडिट करने में पता बहुत समय लगेगा। वो जितनी भी शुरू की 2 रिकॉर्डिंग्स है उसको मैच करके फिर इसको मतलब तीनों को मर्ज करना, फिर उसमें भी साउंड और इधर उधर ये सब चीज़ें। हाँ खैर, तो अभी इसका जो डिटेल्ड मतलब डिटेल सॉल्यूशन तो आपने देख लिया। अभी ये जिसमें जो हमारे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो हमने 5 स्किप किए हैं, इसके सही आंसर्स, ठीक है, वो आपको मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा यार। पिछले 1-2 टेस्ट का मैं बोल देता हूँ बना दूंगा, बट बन नहीं पा रहा था, समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, ठीक है। मैं अभी जैसे ही इसको अपलोड करूंगा उसके थोड़ी देर बाद ही उसका शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना कि हमारे गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं और स्किप कौन से क्वेश्चन किए हैं, उनके सही आंसर क्या है, ठीक है जी। तो चलिए फिर भाई, बढ़िया तरीके से लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, अच्छे तरीके से लगे रहो, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।